प्रैक्टिकलिटी रहनी चाहिए। प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये है कि देश के कोने में, किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी बच्चा जो 10 से 17 साल का है, जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में भाग ले रहा है, वो ये एक्टिविटी या वो प्रोजेक्ट कर सके। तीसरी चीज ये है कि ये इनोवेटिव होना चाहिए, इसमें कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ नॉवेल्टी होनी चाहिए। आप ये देखेंगे कि जो फोकल थीम है, सब थीम है, मोरलेस कई पिछले कई सालों से ऑलमोस्ट सेम रहती है। एनवायरमेंट को ले लीजिए या हेल्थ से रिलेटेड ले लीजिए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वही प्रोजेक्ट हमें उठा करके ये साल वापस प्रेजेंट नहीं करना है या उनसे नहीं करवाना है। उसमें कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ ना कुछ इनोवेटिवनेस होनी चाहिए, जिसका ध्यान इवैल्यूएशन के टाइम पे रखा जाता है। और चौथी चीज ये है कि इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे उसमें बाजार से मॉडल खरीद लाए या उसको उसमें बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए और उसके बाद में कोई प्रोजेक्ट किया, ऐसे कोई जरूरत नहीं होती है। मिनिमम से मिनिमम पैसे के अंदर बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे उसका यूज करके और प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वो बहुत मायने रखता है। उसका ही इवैल्यूएशन के अंदर बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये 4 चीजें आप ध्यान रखिए जब भी आप बच्चों से करवाना चाहते हैं। सिंपल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए और इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। अब ये जो प्रोजेक्ट करते हैं बच्चे, तो इसको कम्युनिकेट करना होता है बच्चों को। अब कम्युनिकेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो है रिटन फॉर्म में, जो कि रिटन रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर पूरा डिटेल, अगर आप चाहें तो कुलदीप जी और जफर भाई आपसे शेयर कर सकते हैं उसके जो डिटेल्स रहते हैं कि अंदर कौन कौन से चैप्टर्स और कैसे कैसे रहना चाहिए। और दूसरा होता है ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल कम्युनिकेशन। उसके अंदर बच्चों को करीब 8 मिनट मिलते हैं। जो जो उन्होंने काम किया है उसको जाकर के बच्चे इवैल्यूएटर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। मैं बार बार आप देखेंगे कि मैं इवैल्यूएटर वर्ड यूज कर रहा हूं। हम यहाँ पर ये कंपटीशन नहीं रखते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कंपटीशन अगर होगा तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा, उसमें जजिंग होगी। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर के आपको एक फोकल थीम दी जाती है जो सबके लिए कॉमन है, एक सब थीम होती है जो सबके लिए कॉमन है। उसी को लेकर के, उसी के ऊपर कोई इशू लेकर के जब बच्चे काम करते हैं, और जब नेशनल लेवल पे करीब 700 से 750 बच्चे, रफली हर जिले का एक बच्चा एक उस समस्या का सॉल्यूशन लेकर के अपना प्रेजेंटेशन देता है, तो वो एक इवैल्यूएशन का पैटर्न बनता है। वहां पर कोई जजिंग नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट हो गया या ये सेकंड हो गया। ये ध्यान दीजिए, इसलिए हम यहाँ पर इवैल्यूएशन या इवैल्यूएटर वर्ड का यूज करते हैं। अब जब इवैल्यूएशन होता है तब बच्चों के कई पैरामीटर्स को जज किया जाता है या देखा जाता है या असेस किया जाता है, और वो सारे ही सिंपल पैरामीटर्स होते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं होती जो आउट ऑफ बॉक्स या आउट ऑफ सिलेबस हो या ऐसा। जो बच्चे ने किया है उसी को ध्यान में रख करके उसका इवैल्यूएशन या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जो बच्चे ने किया है और उससे हट करके हो, या हम बच्चे की कोई नॉलेज को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो बच्चा 10 से 17 साल का है उसकी एज को ध्यान में रखा जाता है, उसने क्या काम किया है उसको ध्यान में रखा जाता है, ये सबको ध्यान में रख करके इवैल्यूएशन किया जाता है। अब ये है छोटा मोटा ब्रीफ में अगर मैं कहूं तो इंट्रोडक्शन टू द चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एज अ प्रोग्राम। अब नाम भी आप देखेंगे चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, ये 3 वर्ड्स का बना हुआ है। तो हमें ध्यान रखना ये है कि इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चों से अर्थ मेरा ये है कि स्टूडेंट्स हो सकते हैं, किसी स्कूल में जाने वाले हो सकते हैं, स्कूल ना गए हों, स्कूल जाकर के छोड़ दिए हों, ऐसे कोई भी बच्चे, इसीलिए उसमें चिल्ड्रन वर्ड है ना कि स्टूडेंट वर्ड है। दूसरा, इसमें साइंस का कंपोनेंट होना चाहिए। आप चाहे साइंस उसमें डालें या ना डालें, बच्चे इतने लॉजिकल थिंकर्स होते हैं कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर साइंस का कंपोनेंट आ जाता है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, ये कांग्रेस है जिसके अंदर एक ही फोकल थीम, सब थीम पे बच्चे काम करते हैं, और उसको लेकर के जब वो प्रेजेंटेशन करते हैं दैट बिकम्स अ कांग्रेस। जो एक ही प्रॉब्लम को लेकर के अलग अलग सॉल्यूशंस लेकर के बच्चे नेशनल लेवल पे आते हैं, दैट बिकम्स अ कांग्रेस। सो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, ये 3 चीजें ध्यान में रखिए और उसी को ध्यान में रख करके आप अपने प्रोजेक्ट्स बच्चों से बनाने का प्रयास करवाइए या कोशिश करवाइए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा फोकल थीम और सब थीम क्या है। तो मैं शेयर करता हूं।
ये दिखाई दे रही है? यस सर। ओके यस सर, विजिबल। ओके, तो ये हमारी बात हो गई चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की। अब हम चलते हैं फोकल थीम। आप जानते हैं कि हमारा इस साल और अगले साल का फोकल थीम है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। अब यहां पर आप देखेंगे एक पिक्चर है वन हेल्थ की। तो इसके ये अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग जब फोकल थीम सोची गई थी, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये आइडिया और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आया था वन हेल्थ कॉन्सेप्ट को लेकर के। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट आया था क्योंकि हमारा जो अभी पिछले 2-3 साल से पैंडेमिक चल रहा था, उसके अंदर हमने ये महसूस किया कि हमारी हेल्थ एनिमल हेल्थ पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई जूनोटिक डिजीजेस होती हैं, कई एनिमल से स्प्रेड होने वाली डिजीजेस होती हैं, जिनमें कोविड भी एक था। तो एनिमल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। और हमने ये देखा जब हम पैंडेमिक के दौरान अपने घरों में थे, तो एनवायरमेंट पे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। देयर वाज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। हमारे चारों तरफ की हरियाली वापस से रिवाइव हो गई थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एनवायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ, ये तीनों हेल्थ को अगर मिलाएं तो ही एक बैलेंस होता है जिस पर हमारा प्लैनेट अर्थ डिपेंड कर सकता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रख करके ये टॉपिक या ये थीम डिसाइड की गई कि अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम, मतलब हम अपने इकोसिस्टम को समझें, किस लिए, हमारी हेल्थ और हमारे वेलबींग के लिए। तो इसको आगे और समझने की कोशिश करते हैं। अब इकोसिस्टम क्या होता है? हम जानते हैं कि इकोसिस्टम सिर्फ एनवायरनमेंट ही नहीं है, ये एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट के उसको लेकर के, इन दोनों का कैसे तालमेल बैठता है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, हम हो, और नॉन लिविंग हो जिसमें मिट्टी, पत्थर, पानी, ये सारी चीजें एक दूसरे से कैसे उनका इंटर रिलेशनशिप होता है, ये सारा इकोसिस्टम बनता है। और ये इकोसिस्टम को हमें समझने की आवश्यकता है। अब जब हम बात करें हेल्थ और वेलबींग की, तो WHO की डेफिनेशन है कि हेल्थ इज नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब कि बीमारी नहीं होने को हेल्थ या हेल्दी होना नहीं कहते, बल्कि ये वो स्टेट है जिसमें हमारा कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग प्रेजेंट हो। अब वेलबींग की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस एंड हेल्दी, विच इज फिजिकल वेलबींग भी होना चाहिए। फिजिकल वेलबींग होगा तो हमारा मेंटल वेलबींग होगा, और मेंटल वेलबींग होगा तो हमारा सोशल वेलबींग भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अब हम आगे चलकर बात करते हैं सब थीम्स की। हम जानते हैं कि ये साल और अगले साल के लिए 5 सब थीम्स हैं। नो योर इकोसिस्टम, fostering health, nutrition and well-being, social and cultural practices for ecosystem and health, ecosystem-based approach for self-reliance, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। अब हम एक एक सब थीम लेंगे, उसके अंदर क्या फोकल एरियाज रह सकते हैं वो हम लेंगे, और उसके बाद हम 4 या 5 ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज लेंगे और उसको थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला हम लेते हैं नो योर इकोसिस्टम, यानी अपने इकोसिस्टम को समझना। अब इसमें फोकल एरियाज क्या रहेंगे? एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम इन आवर नेबरहुड, हमारे आसपास के इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्या है। हो सकता है स्ट्रीम्स हो, रिवर हो, पॉन्ड हो, ऐसे फ्रेश वाटर बॉडीज हो, या फिर फॉरेस्ट हो, या ग्रासलैंड हो, एग्रो फॉरेस्ट्री हो, फार्मलैंड हो, हमारे घर के अंदर किचन गार्डन हो। कोई भी ऐसी चीज को हम लेकर के उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक उसका स्कोप है। दूसरा है कि मान लीजिए हम एक ट्री लेते हैं, उस ट्री का इकोसिस्टम क्या है, उस ट्री के ऊपर कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी की रिपोजिटरी है, मतलब कि वहां पर कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी हम ढूंढ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसे कैसे समझने की कोशिश कर सकते हैं एक ट्री को लेकर के। फिर हम कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस को ले सकते हैं, ये भी एक फोकल एरिया हो सकता है हमारे इकोसिस्टम को समझने के लिए,
कि हम अपने कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, उनका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इकोसिस्टम पे क्या हो सकता है। उसी चीज को अगर हम फोकस करके देखें तो जैसे आखिरी वाली चीज है एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर और इंटरप्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आप जानते हैं कि मैनमेड एक्टिविटीज, जो कुछ हम करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव प्रेशर या इंटरप्शन या एक्शन या उसका इम्पैक्ट इकोसिस्टम पे क्या पड़ता है, ये भी एक फोकल एरिया लेकर के हम काम बच्चों से करवा सकते हैं। अब ये कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज हैं, जैसे डाइवर्सिटी ऑफ वाटर प्लांट्स इन द डिस्टर्ब्ड पॉन्ड और वेटलैंड, या फिर इंटैक्ट पॉन्ड और वेटलैंड इन आवर लोकेलिटी। मान लीजिए आपके यहाँ कोई वाटर बॉडी है, कोई छोटा पॉन्ड है, कोई वेटलैंड है, या तो वो डिस्टर्ब किया जा चुका है, खराब किया जा चुका है, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, या ऐसा कोई ऑलरेडी इंटैक्ट है जिसका यूटिलाइजेशन हो रहा है आपके आस पड़ोस में। तो उसके अंदर कौन कौन से वाटर प्लांट्स हैं, इसकी डाइवर्सिटी क्या क्या है, कौन कौन से प्लांट्स हैं जो उसमें उग रहे हैं, इसको भी आप एक प्रोजेक्ट के रूप में ले सकते हैं। फिर उसी वेटलैंड के अंदर अगर कोई सॉलिड या लिक्विड वेस्ट का डिस्पोजल हो रहा है, कोई गंदगी फेंक रहा है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है लिक्विड का, तो उस वेटलैंड या वाटर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो रहा है, इसको लेकर के भी आप कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप अर्बन एरिया से हैं तो अर्बन एरिया में आप बर्ड्स ले सकते हैं, और अर्बन एरिया के बर्ड्स को वो इकोसिस्टम, वो एनवायरनमेंट, वो सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं जो उनको नेचुरल एनवायरनमेंट या फॉरेस्ट या ऐसे कोई भी लैंडस्केप के ऊपर मिल सकती है। तो हमें ये भी हम एक प्रोजेक्ट लेकर समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अर्बन बर्ड्स जो है उनके अंदर सर्वाइवल टैक्टिक्स क्या है, मतलब कि वो अपने रहने के लिए, अपने खाने पीने के लिए क्या कर रहे हैं। बिकॉज बेसिकली उनके दो ही चीज है सर्वाइवल के लिए, या तो उनका रेजिडेंस या नेस्टिंग, या फिर उनका फूड। तो ये दो चीजों को ध्यान में रख करके क्या हम अर्बन बर्ड्स के बारे में एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर सकते हैं, क्या हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है और वो क्या खा रहे हैं। फिर ऐसी कोई अबंडेंट एरियाज हो, जैसे माइंड एरियाज होते हैं, या कोई ऐसे डेजर्टेड एरियाज हैं जहां पर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए क्या आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं, क्या आप उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्या आप उसे रिस्टोर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन ऑफ डिफरेंट माइंड या अबंडेंट एरियाज आप ले सकते हैं, ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप किचन गार्डन को अपना एक प्रोजेक्ट एरिया बनाते हैं तो उसके अंदर आप कौन से नेटिव प्लांट्स, कौन से एक्सोटिक प्लांट्स उसमें ग्रो कर रहे हैं, और उसको कैसे आप ट्रांसफॉर्म करके गार्डन इकोसिस्टम एक क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से दूसरे प्लांट्स उग रहे हैं, चाहे वीड्स हो, चाहे दूसरे छोटे छोटे प्लांट्स हो जो साइड में ग्रो हो रहे हैं, चाहे उसके अंदर कौन से स्नेल्स या अर्थवर्म या और कौन से एनिमल्स उसके अंदर आ रहे हैं, अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो कौन सी बर्ड्स आ रही है, कौन सी बटरफ्लाईज आ रही है। ये सारी चीजों को मिला करके आप इकोसिस्टम के ऊपर एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला था नो योर इकोसिस्टम। अब हम दूसरे सब थीम पे चलते हैं, फॉस्टरिंग हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग। अब इसमें तीन चीजें हैं, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है और वेलबींग है। तो फोकस हमारा किस पे रह सकता है, हम हेल्थ को समझने की कोशिश करें, हम फूड के बारे में या न्यूट्रिशन के बारे में समझने की कोशिश करें, या हमारे लोकेलिटी में हमारे आसपास कौन से फूड अवेलेबल हैं और उनके सोर्सेस क्या हैं। फिर हम जहां रहते हैं, जिस कम्युनिटी या लोकेलिटी में रहते हैं, हमारी प्रैक्टिसेस क्या हैं, हमारे कल्चर्स क्या हैं, हमारे सोशल रिचुअल्स क्या हैं, और फूड न्यूट्रिशन को लेकर के मिथ और रियलिटीज क्या क्या हैं। और आखिरी वाला जो फोकल एरिया हमारा हो सकता है कि अगर डिजास्टर हो जाता है या डिजास्टर होने की संभावना होती है तो उसको ध्यान में रख करके हेल्थ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो फॉस्टरिंग हेल्थ, न्यूट्रिशन और वेलबींग के अंदर ये सारी चीजें ले सकते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हम ले सकते हैं,
जैसे न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ लोकल और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। हमारे यहाँ कई ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो लोकल ग्रो करते हैं, जो लोकली अवेलेबल होते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जो सीजनल होते हैं। कोई भी एक चीज को आप उठा सकते हैं, कोई भी एक फ्रूट को आप ले सकते हैं, कोई भी एक वेजिटेबल को आप ले सकते हैं जो लोकल हो या सीजनल हो, और उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जाहिर सी बात है या तो किसी होम साइंस या किसी फूड साइंस से रिलेटेड लेबोरेटरी में आपको जाना होगा। तो उस फ्रूट या वेजिटेबल जो लोकल या सीजनल है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू निकालने के लिए आप वहां भी जा सकते हैं, वहां अप्रोच कर सकते हैं। और जो भी, मान लीजिए आपने एप्पल लिया, अब आपके यहाँ होने वाला एप्पल, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के अंदर जो एनालिसिस आएगा कि इसके अंदर प्रोटीन्स, उसके अंदर विटामिन, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी उसका कॉम्पोजिशन है वो क्या है। और एक आईसीएमआर का स्टैंडर्ड एप्पल के लिए एक चार्ट रहता है कि एक एप्पल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स या कॉम्पोजिशन उसकी क्या होनी चाहिए। उससे मैच करके देखिए कि आपके यहाँ जो लोकल या सीजनल फ्रूट है उसके कॉम्पोजिशन एक नेशनल स्टैंडर्ड जो आईसीएमआर का दिया हुआ है उससे मैच कितना होता है, और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो प्लस में है या माइनस में है। उन चीजों को आप ध्यान में रख करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे लोकल जो एप्पल्स हैं उसके अंदर क्या प्लस पॉइंट्स हैं, और हिमाचल या और कहीं जो होने वाले एप्पल्स हैं उसमें क्या माइनस या प्लस हैं। इन चीजों को आप कंपेयर कर सकते हैं अपने लोकल लेवल के ऊपर जो उगने वाले फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं। दूसरा प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं स्टडी ऑफ कॉमन या लोकल जूनोटिक डिजीजेस को। आपके यहाँ हो सकता है कई ऐसी डिजीजेस हो जो बहुत कॉमन हो, जो कॉमनली एग्जिस्ट करती हो एक बड़ी लोकेलिटी में, आपकी कम्युनिटी में, आपके शहर में, आपके गांव में। हो सकता है वो जूनोटिक डिजीजेस हो, यानी कि एनिमल से स्प्रेड होने वाली डिजीजेस हो। इसको आप स्टडी कर सकते हैं कि कॉमन डिजीजेस कौन कौन सी हैं आपके लोकल लेवल पे, उसके अंदर जूनोटिक कौन कौन सी है। अगर जूनोटिक डिजीज आप कोई फाइंड आउट करते हैं कि एक कोई डिजीज है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल रेबीज है, रेबीज जो डॉग से स्प्रेड हो रही है, तो उसको आप स्टडी कर सकते हैं कि उसमें जनरल अवेयरनेस लोगों की कितनी है, लोग क्या जानते हैं कि ये उसके लिए हमें क्या क्या प्रिवेंटिव या कंट्रोल मेजर्स करने चाहिए। ये सारी चीजें आप अगर लेना चाहें तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। तीसरा है स्टडी ऑफ फूड सिस्टम इन ट्राइबल्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ एंड वेलबींग। आपके यहाँ ट्राइबल्स हो, उनके आप फूड सिस्टम स्टडी कर सकते हैं। आपके यहाँ पर अर्बन टू रूरल, इसके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि अर्बन एरियाज में फूड सिस्टम्स क्या क्या हैं, वहां पर हम क्या क्या खाते हैं, और हमारे हेल्थ और वेलबींग पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर जो वही चीज या अलग फूड सिस्टम अगर रूरल और ट्राइबल एरिया का है तो उस खाने का उनके ऊपर, उनके हेल्थ और वेलबींग पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये अपने आप में एक स्टडी हो सकती है। देन रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम ऑन सोसाइटल वेलबींग। पब्लिक हेल्थ सिस्टम मतलब कि हम एक एज अ कम्युनिटी हमारी हेल्थ क्या है, हमारी हेल्थ को और वेलबींग को ध्यान में रखने के लिए क्या हमारे पास में हेल्थ सिस्टम प्रॉपर है या नहीं, क्या हमारे यहाँ पर अवेलेबल डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, ऐसा कौन सा पब्लिक हेल्थ सिस्टम हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और उसका होने या नहीं होने से द रोल, मतलब उसके पॉजिटिव रोल से या नेगेटिव रोल से हमारी पूरी सोसाइटी के वेलबींग पर उसका क्या इंपैक्ट होता है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। फिर लोकल लेवल पर आपके यहाँ पर अगर कोई डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं तो आप उसके अंदर ये मालूम कर सकते हैं, ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन सी चीजों की डेफिशिएंसी है। हो सकता है विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकता है जिंक की डेफिशिएंसी हो सकता है डेफिशिएंसी ना हो, उसके अंदर एक्सेस हो, जैसे जिसे हम कहते हैं कि हैवी मेटल पॉइजनिंग हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज डेफिशिएंसी प्लस या माइनस किसी में भी हो सकती है। तो उन चीजों को लेकर के उसको कम करने या ज्यादा करने के लिए हम लोकल लेवल पे क्या अप्रोच कर सकते हैं, इन चीजों के ऊपर भी आप कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं जो फॉस्टरिंग
हेल्थ, न्यूट्रिशन और वेलबींग के अंडर आए। अब तीसरा जो है हमारा सब थीम वो है सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। अब हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट सोसाइटीज हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट फेथ है, डिफरेंट लोग हैं, और उनके मतलब जो प्रैक्टिस है, ये रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, ये सब अलग है। ये सारी चीजों को मिला करके हम एक अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे इसके अंडर, और उनका रिलेशन हमारे इकोसिस्टम पर, यानी हमारे सोसाइटी और सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस का हमारे इकोसिस्टम पर क्या इम्पैक्ट है, और साथ ही साथ इकोसिस्टम को ध्यान में रखकर हमारे हेल्थ पे और वेलबींग पे उसका क्या इम्पैक्ट है। ये एक बड़ा फोकस एरिया है। इसमें तीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये हो सकता है कि पहला हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम क्या है। अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंडर जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के अंदर आने वाली हमारी प्रैक्टिसेस, उनका रिलेशन इकोसिस्टम और हेल्थ पे क्या हो सकता है। अगर हम आज की बात करें मॉडर्न डेज की या हमारी आज की लाइफस्टाइल की, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कि हमारी जो अक्वायर्ड सिस्टम है, आज के जो हमारे सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, मॉडर्न डेज में इकोसिस्टम और हेल्थ पर क्या इंपैक्ट हो रहा है। और यदि हम ये दोनों चीजों से हट करके कोई इंड्यूस्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लाना चाहते हैं, यानी कि हम कोई नई चीज करना चाहते हैं, हम कोई प्रैक्टिस या कोई सोशियो कल्चरल ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो वो चेंज करने से उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है इकोसिस्टम या हेल्थ पर। ये चीजों को हम इस फोकल थीम में ये सब थीम पर ध्यान में रखेंगे। और इसके अंडर हम क्या क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड सोशियो कल्चर हमारी प्रैक्टिसेस क्या क्या है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो मॉडर्न हो। अब इसमें भी दो पॉइंट्स आप ले सकते हैं, या तो आप बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के लिए आपकी क्या क्या ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम थी और मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, या फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब जो भी आप उगा रहे हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप व्हीट है, राइस है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बचाने के लिए आप कौन कौन सी सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, आप वो कौन सी प्रैक्टिस में लाते हैं, मॉडर्न डे में हो या ट्रेडिशनल नॉलेज में हो। ये कोई भी एक चीज को आप कंपेयर कर सकते हैं और इसको एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिर आपने देखा होगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जंगल हमारे घटते जा रहे हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ वेरी थिन लाइन जहां पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना होती है, और यही एक कारण है जिससे जूनोटिक डिजीजेस फैलती हैं। यानी कि ह्यूमन एनिमल इतने नजदीक आ गए हैं कि दे आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, या एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आने के बाद हमारे लोकल इकोसिस्टम पे उसका डिग्रेडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूं, यहाँ पर किसी ने एक सजेस्ट किया था कि हमारी सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस ये है कि हम एक पर्टिकुलर एनिमल को, मान लीजिए पीकॉक को, हम अपने फेथ के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से उसे बहुत पायस मानते हैं, और हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते, हम उसे किल नहीं करते। तो होता ये है कि वो एनिमल, मान लीजिए पीकॉक है, तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। अब वो पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी तो उसका इम्पैक्ट हमारे लोकल इकोसिस्टम पे क्या होगा। जो हम धान उगा रहे हैं, जो हम खेती कर रहे हैं, तो वो जाकर के, जाहिर सी बात है, एक्सेसिव पॉपुलेशन होने की वजह से वो दे विल फीड ऑन दोस, सो इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहा है। तो ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा ये कि मान लीजिए कहीं बंदरों की पॉपुलेशन अभी तक फॉरेस्ट में थी, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन एनिमल्स पास में आते जा रहे हैं, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, तो आपने देखा होगा ये जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, पर्टिकुलरली लाइक बंदर वगैरह जो हैं, ये हमारे घरों तक पहुंच रहे हैं, हमारे घरों के अंदर आ रहे हैं, शहरों तक पहुंच गए। तो इनके आने से हमारे जो शहरों के या गांवों के लोकल इकोसिस्टम है, उस पर डिग्रेडेशन क्या क्या हो रहा है। तो ये चीजें भी लेकर के आप अच्छा एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिर ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि सेक्रेड ग्रुप्स को हम मेंटेन करते हैं। अब अगर आप सेक्रेड ग्रुप आपके यहाँ है और उसको लेकर के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो सेक्रेड ग्रुप की इंपॉर्टेंस देख सकते हैं, उसका रोल कंजर्वेशन में क्या क्या है।
और उसके बाद आप देख सकते हैं लोकल ट्रेडिशन और इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या देते हैं। ये सारी चीजों को अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं। जो छोटे ग्रुप के मतलब जूनियर ग्रुप के बच्चे हैं वो खाली इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ कंजर्वेशन देख सकते हैं, और अगर बड़े बच्चे हैं तो लोकल ट्रेडिशंस के साथ और इकोसिस्टम सर्विसेज के साथ जोड़ करके कर सकते हैं। एक और प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, स्टडी ऑन सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन एंड मींस टू अवॉइड प्लास्टिक वेस्ट। इसको आप हेल्थ न्यूट्रिशन से भी, हेल्थ और वेलबींग से भी जोड़ सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी से भी जोड़ सकते हैं, और हमारी इनसे जुड़ी हुई कौन सी प्रैक्टिसेस हैं उसको लेकर के भी आप एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स और टॉयज थे और जो आज मॉडर्न गेम्स और टॉयज हैं, इन दोनों को कंपेयर करके आप इंपैक्ट देख सकते हैं ऑन द मेंटल हेल्थ, बच्चों के विकास के अंदर, उनके डेवलपमेंट में, मेंटल ग्रोथ के अंदर, वेदर ट्रेडिशनल गेम्स या टॉयज जो थे वो सही थे या मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आने वाले जो टॉयज और गेम्स हैं वो सही हैं। इन दोनों चीजों को भी आप कंपेयर करके इसमें देख सकते हैं। देन इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच फॉर सेल्फ रिलायंस। अब इसमें इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच हो सकती है, फार्म बेस्ड प्रैक्टिसेस को लेकर हो सकती है, इकोसिस्टम के होने वाली इम्पैक्ट को ध्यान में रख करके हम प्लानिंग कर सकते हैं ह्यूमन सेटलमेंट डेवलपमेंट का, ड्रेनेज का, इंडस्ट्रीज का, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का। और इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच हमारी हो सकती है क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन या रिसिलियंस डेवलपमेंट के लिए भी, टूरिज्म रिक्रिएशन या हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, क्योंकि आप जानते हैं टूरिज्म रिक्रिएशन वन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो हमें मिलती है इकोसिस्टम से। इसको लेकर के आप फोकस कर सकते हैं, प्रोजेक्ट आइडियाज ले सकते हैं, या सिंपल वाटर मैनेजमेंट को लेकर के भी आप इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच को लेकर के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब इसमें प्रोजेक्ट आइडियाज कौन से हैं? अब इसमें हमने देखना है कि इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच हो और साथ ही सेल्फ रिलायंस हो, सेल्फ डिपेंडेंस हो, इंडिपेंडेंस हो, हमारी फाइनेंशियल हो चाहे सोशल हो। इस चीज को कोरिलेट करके हमें ये प्रोजेक्ट सोचना है। जैसे स्टडी ऑफ मशरूम कल्टीवेशन, तो इकोसिस्टम से लेकर के हम उसे कैसे सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं, मशरूम कल्टीवेशन करके क्या हम सेल्फ रिलायंस ले सकते हैं, बन सकते हैं, सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, क्या हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इस चीज को लेकर के भी आप हैं। वैसे ही बी कीपिंग को लेकर के, और बी कीपिंग को लेकर के या उसको उसका क्या रोल हो सकता है इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, इसको लेकर के भी आप स्टडी कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ पुराने डेटा हैं उसको लेकर के आप एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग पैंडेमिक फूड सप्लाई चेन जो हमारी थी उसके ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। फूड सप्लाई चेन यानी कि एक प्रोडक्शन हुआ, चाहे फार्म में हो या कहीं पर हो, वो प्रोडक्शन से वो प्रोसेसिंग हुआ, चाहे इंडस्ट्री में हो, उसके बाद में पैकेजिंग हुआ, पैकेजिंग के बाद में वो जाकर के डिस्पैच हुआ और हम तक पहुंचा। ये कंप्लीट जो फूड साइकिल चेन है इसको आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। पर्टिकुलरली सीनियर ग्रुप जो है वो इसे ले सकता है कि प्रोडक्शन से लेकर के हमारे कंजम्पशन तक एक फूड सप्लाई चेन, चाहे मिल्क हो, फूड प्रोडक्ट हो, वेजिटेबल हो, कोई भी एक चीज को लेकर के आप ये कर सकते हैं। पैंडेमिक में उसका क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट और कहां पर हुआ था, इसको लेकर के भी एक आप स्टडी कर सकते हैं और एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही माइक्रो वाटरशेड मैपिंग आप कर सकते हैं। आपके यहाँ पर अगर इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच आप लेना चाहते हैं तो ऐसे कौन से वाटरशेड एरियाज हैं जो माइक्रो लेवल पे आप स्टडी कर सकते हैं और उसे रिवाइव कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं और उसे अपना बना सकते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो घर पर भी एक माइक्रो पॉन्ड बना सकते हैं जिसके अंदर आप इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच लगा सकते हैं। किचन गार्डन के बीच में एक छोटा सा पॉन्ड बना सकते हैं जहां पर आप देखेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाएगी। वैसे ही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन योर सराउंडिंग। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वो होता है कि हम ये मानते हैं कि वेरी सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे ट्री को हम मानते हैं या प्लांट्स को हम मानते हैं कि दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन को जो एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी प्लांट्स में होती है उसे हम बोलते हैं ट्रैपिंग, जिसे हम कहते हैं दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो इस ऐसे कौन से प्लांट हैं जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ावा देते हैं, या कौन से ऐसे प्लांट हैं आपके सराउंडिंग्स में जो इसको बहुत मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं।
उसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि वो जो प्लांट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या वो साथ ही साथ आपको ऑक्सीजन भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन आपको नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी कोई बैलेंस करने वाले प्लांट्स जो हैं आपके लोकेलिटीज में, उसको भी आप लेकर के प्रोजेक्ट ये कर सकते हैं। और पांचवा जो है वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। अब इसका फोकस एरिया जो है वो 2 लेवल पर हम देखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इकोसिस्टम रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ या वेलबींग रिलेटेड हो। इकोसिस्टम रिलेटेड अगर आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करना चाहें तो आप सॉइल कंजर्वेशन को लेकर के कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर कौन से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आप कर सकते हैं, इन्वेजिव स्पीसीज को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, वेस्ट सॉलिड या लिक्विड कोई भी हो उसका वेस्ट मैनेजमेंट आप इकोसिस्टम को ध्यान में रख करके टेक्नोलॉजिकल कौन सी इनोवेशन कर सकते हैं, फार्म बेस्ड अगर मैनेजमेंट करना है तो उसे आप कैसे कर सकते हैं, और आपके इकोसिस्टम सर्विसेज जो हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आप लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा इकोसिस्टम रिलेटेड फोकस एरिया। अब अगर हम हेल्थ और वेलबींग की बात करें तो हमारे प्रिवेंटिव सिस्टम जो है, मतलब हमारी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसे हमें कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, हमारे सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसे कैसे मजबूत कर सकते हैं, उन चीजों को लेकर के भी आप फोकस कर सकते हैं। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो इंफॉर्मेशन कैसे डिसेमिनेट हो, कैसे आए, सही इंफॉर्मेशन आए और वो रूमर्स ना हो, वो गलत इंफॉर्मेशन ना हो, इन चीजों को भी हम ध्यान में रख करके इसके ऊपर एक फोकस कर सकते हैं। फिर वैसे ही आ गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। बच्चों में आजकल देखा होगा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता जाता है, जैसे जैसे पढ़ाई का स्ट्रेस आता है या दूसरे कई चीजों को लेकर के, उसको मैनेज करने के लिए हम क्या कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर सकते हैं। वैसे ही न्यूट्रिशनल इनपुट्स बढ़ाने के लिए बच्चों को बैलेंस डाइट देने की चीज इंप्रूव कर सकते हैं। हेल्थ कम्युनिकेशन और हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम मोर और लेस सेम ही है कि हेल्थ कम्युनिकेशन के लिए हम क्या क्या टेक्नोलॉजीज लगा सकते हैं, इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज लगा सकते हैं, और हमारी आज की जो लाइफस्टाइल है उसे हम हेल्दी बनाने को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ये फोकस एरियाज हैं, इसको ध्यान में रख करके हम कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे टू डेवलप सॉल्यूशंस फॉर स्टबल बर्निंग इशू। आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली एक सबसे बड़ी समस्या है स्टबल बर्निंग की। तो क्या हम कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इसमें करके ये प्रॉब्लम जो है इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, इसके ऊपर आप सोच सकते हैं। हो सकता है आपके यहाँ स्टबल बर्निंग कोई इशू ना हो, लेकिन ऐसे जिससे पोल्यूशन होता हो, जिससे आपके हेल्थ और वेलबींग पे फर्क पड़ रहा हो, जिससे इकोसिस्टम पर डिग्रेडेशन हो रहा हो, ऐसी कोई भी चीज लेकर के आप इस पे काम कर सकते हैं। फिर आईसीटी, जैसे हमने बात की कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कैसे हम उसे डिसेंट्रलाइज करके हेल्थ केयर डिलीवरी को इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे आईसीटी के माध्यम से हम या मीडियम को लेकर के हम हेल्थ केयर को अच्छा स्ट्रांग बना सकते हैं। वैसे ही ग्रे वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हम यूज करते हैं, लेकिन क्या हम कोई दूसरी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यूज करके उसको वाटर ट्रीटमेंट करके रीयूजेबल वाटर कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस चीज को लेकर के आप कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएंगे, कैसे उसको करेंगे, इस पर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बैम्बू एज अ सस्टेनेबल इंजीनियरिंग मटेरियल, ये हो सकता है आपके यहाँ हो या ना हो, अगर ना भी है तो ऐसी इसका ऑल्टरनेटिव क्या आपके पास में कोई ऐसा मटेरियल है जिसका यूज आप सस्टेनेबल तरीके से कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, क्या हम उसे बढ़ा सकते हैं, ऐसी चीजों को लेकर के कौन सी टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आप लगा सकते हैं। और जब फ्लड सिचुएशन आती है, जब कोई डिजास्टर या कैलामिटी आती है, जब लैंडस्लाइड होता है, उस समय जो लोग अफेक्टेड होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की। वो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की डिलीवरी करने के लिए क्या हम कोई टेक्नोलॉजी सोच सकते हैं, कोई इनोवेशन सोच सकते हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज हैं जिनको आप लेकर के उस पर काम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक हर एक सब थीम के अंदर में कम से कम 20 या 25
प्रोजेक्ट आइडियाज दे करके एक डॉक्यूमेंट जो है वो जफर भाई और कुलदीप जी के पास में है, तो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप उसको गो थ्रू कीजिए। यदि कहीं भी आपको कोई ऐसी समस्या आ रही हो कि जहां पे समझ में नहीं आ रहा हो, या उसमें और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ों के ऊपर अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो उसको लेकर के हम भी उसके ऊपर भी चर्चा बाद में कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर रोकता हूँ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक योर क्वेश्चंस। थैंक यू डॉक्टर ललित जी, आपने बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से एक इजी वे में हमारे टीचर को बहुत अवगत कराया कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस असल में क्या है, और इनके थीम और सब थीम के बारे में जो भी इनसे आइडिया, प्रोजेक्ट आइडिया बन पाए, वो हमारी स्टेट से रिलेटेड, जो हमारे सिचुएशन से रिलेटेड है, जो हमारी लोकेशन से रिलेटेड है, जो कि लोकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उन्हीं पे काम किया जाए। अब मैं अपने पार्टिसिपेंट से जो भी टीचर्स इसमें जुड़े हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनकी कोई क्वेरी है वो जल्दी से पूछिए, क्योंकि सर को एक और मीटिंग को जाना है। तो मैं जल्दी से अपनी क्वेरीज को सामने लाइए। रिस्पेक्टेड टीचर्स। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए बोलिए। Sir, this is Rekha call from Harman Minor School, Jammu. Yeah. Sir, it was really knowledgeable and like explained in a very simple manner that we got the new way and new ideas, and also I think if the teachers are connected out there, so there is no need to have any like question. And still, if we have, so how can we contact sir you? For example, when we are working on the project. Okay, my contact details are with Jafar Bhai and Kuldeep ji. I am Yes. available Okay. 24/7. Don't worry for Right. you can talk with me and I will give the contact of Dr. Lalit Sharma ji if need arises. Anyone more? हेलो जी जी हेलो जी जी गुड आफ्टरनून सर। बोलिए सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, बोलिए। जावेद अहमद फ्रॉम कश्मीर सर। क्या बात है, बताइए सर, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, I think if you have some time regarding the subjectivity of this very focal theme, that is understanding ecosystem and then health and well-being. Health and well-being of the human beings or health and well-being of the ecosystem. So please, just for a minute, if you can elaborate, यस sir. यस यस। सी आपने देखा होगा सबसे पहले मैंने ना एक स्लाइड वो वन हेल्थ वाली दिखाई थी, आप थे उस समय? No sir, no sir. अच्छा Sorry अच्छा। for that. नहीं, ये जो फोकल थीम है ना हमारी, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, Yes, this sir. is in respect to all the three components of one health, that is environment health, human health and animal health. So all Okay, sir. are included in this. So if it is not necessary that we are talking only of human health, it can be of Okay, sir. animal health also, for environment health also. ठीक है? Okay, sir. Sir, it simply means that we can take any aspect of the health, Yes 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 whether the ecosystem or human beings or anything. yes. Okay, thank you, sir. Anyone more? किसी और की कोई क्वेरी? हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स की कोई क्वेरी, क्योंकि वो इन्होंने आगे आगे ट्रेनिंग करवानी है अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें कोई भी किसी की क्वेरी हो, राजन जी, हरप्रीत जी, रंजीत जी, तजिंदर जी, जो भी जुड़े हुए हैं, जावाज जी, अर्शद हुसैन, कोई भी क्वेरी किसी को हो जो सर से आप डायरेक्ट पूछना चाहते हो, क्योंकि ये बड़े लक्की किस्मत है कि हमने ट्रेनिंग लेनी थी नेशनल लेवल पे, आपको ही डायरेक्ट हमने नेशनल रिसोर्स पर्सन के साथ मिला दिया, और आपकी ये खुशकिस्मती है कि आप इनसे रूबरू हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इनसे जो भी क्वेरी है जल्दी आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है सर, अभी आपने निकलना होगा। मैं आपके बाद ही मैं क्या स्लाइड अपनी चलाता हूँ, क्योंकि आपने मेरे को पता है कि आपने 12:15 आप कह रहे हैं मीटिंग है कहीं। तो मैं एक बार फिर आपका तहे दिल से कि आप इस इतने बिजी शेड्यूल में होते हुए भी आप इस प्रोग्राम में आए, और हमारे JNK जम्मू प्रोविंस के स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि जो टीचर्स को अवगत कराया, ये जो नया, क्योंकि बड़ी असमंजस स्थिति पड़ी हुई थी कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का थीम और सब थीम, क्योंकि अभी इस वक्त हमारा सॉफ्ट कॉपी या एक्टिविटी गाइड बुक एक बन के सामने नहीं आई।
तो एक बड़ी हमारे कोऑर्डिनेटर की तरफ से बड़ी एक डिमांड थी, सर जल्दी करवाइए, हमने डिस्ट्रिक्ट का करना है। तो फिर हार के हमने आपको ये इसलिए न्योता दिया कि आप वहाँ एक डायरेक्ट लिंक में और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में रहते हैं और आपको सारा इसका पता है। तो हम आपसे बढ़िया और पर्सन का क्या हो सकता है कि हमने आपको इसलिए दावत दी। तो आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने जफरुल्लाह खान जी और डॉक्टर आशिफ हुसैन जो कि इस प्रोग्राम के साथ व्यवस्था और इनके ही ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए, इनकी तरफ से भी आपको एक बार फिर शुक्रिया करता हूँ। लेकिन एक बार मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि यार एक हम हमारे जफरुल्लाह खान जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं इनके गुजारिश करूँगा कि 2 वर्ड आपके लिए बोल दें, फिर मैं उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन जो गाइडलाइन है पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जाए नहीं, क्योंकि अभी थीम और सब थीम पे डिस्कस हुआ है। 10 मिनट से आप जुड़ेंगे कि गाइडलाइन क्या है। इससे पहले मैं जफरुल्लाह खान जी से गुजारिश करूँगा वो 2 वर्ड इस प्रोग्राम पे बोलें। Respected Lalit Sharma ji, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। Respected participant, district coordinator and other resource person। तो एक्चुअली ये प्रोग्राम तो पहले ही हो जाना था, लेकिन आपको पता है ललित सर यहाँ हमारी डॉक्यूमेंटेशन की क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। बड़ी ही मतलब एक पहाड़ को तोड़ने के बराबर एक चिट्ठी निकलवानी होती है यहाँ पे। तो काफ़ी दिन से हमारा प्रोसेस चल रहा था। तो खैर जब आपने मुझे ये पूछा कि मेरा क्या रोल है, तो हम तो हर वक्त बगैर कुछ मतलब हमारे में डोगरी में कहते हैं मेज़बान मेहमान वाली बात ही नहीं है। हमें पता है जब भी हम सर को बोलेंगे वो तब तैयार हैं। तो हमने पहले बोला कि सब कुछ आपका ही रोल है। तो इसलिए हमें हमें आपसे कोई वो मेहमान वाली या गेस्ट वाली बात या कोई वो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आपको काम की कशिश है, आप काम के लिए हर वक्त तैयार हैं। और मैं हाल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बोलता हूँ कि जब भी आप अगर आप करते हैं ओरिएंटेशन, आप सर को इनवाइट करेंगे। सर मुझे पूरी उम्मीद है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके सपोर्ट में आएंगे। तो इन्हीं लफ्ज़ों से जो सर ने हमें सिखाया, इस पर आप लोग काम कीजिए। जहाँ भी हमारी हेल्प होगी, हमसे नहीं होगा तो कुलदीप सर हैं, डॉक्टर आशिक का, उसके बाद ललित सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ शॉर्टकट में आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ललित सर। अगर आपकी जल्दी मीटिंग खत्म हो जाए तो मुझे लगता है आप दोबारा ज्वाइन करें प्लीज। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर आशिक अगर आप कुछ बोलना चाहते हो। नहीं फिलहाल कुछ नहीं, आप शुरू हो जाइए। चलो ठीक है। थैंक यू डॉक्टर ललित सर। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ठीक है, लेकिन अगर आपको जाना है तो आप लीव कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता था कि आप थोड़ा जुड़ें ताकि हमारी गाइडलाइन में कोई जो कमी है, जहाँ कोई चीज़ है, तो वो आप जितनी देर जुड़ सकते हैं जुड़ें। आप लीव होंगे तो हो जाएंगे। श्योर 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 श्योर। तो मैं एक बार मैं कहूँ स्टार्टिंग में वेलकम नहीं कर पाया, मैं सारे पार्टिसिपेंट का वेलकम करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ा लेट हो जाएगा काम। तो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जितने भी एवेल्युएटर्स और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स और टीचर्स जुड़े हुए हैं, उनका मैं इस प्रोग्राम में आप फिर से मैं वेलकम करना चाहूँगा कि मैं स्टार्टिंग में भूल गया था, सॉरी। तो इसके लिए साथ ही मैं, क्योंकि सर ने बड़ी बाखूबी से आपको थीम और सब थीम के बारे में बता दिया, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी अगर इसमें कोई गाइडलाइंस इसमें है तो मैं उसका आपके साथ शेयर करूँगा। सर शेयर हो गया? हाँ जी बिल्कुल शेयर है। तो जी मैं सबसे पहले मैं डॉक्टर आशिक का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मड़वा में चले गए थे। तो उनको मैंने कहा था कि ये आपकी का काम है, तो लेकिन उन्होंने मेरे को ड्यूटी सौंप दी। तो एनी हो उन्हीं के तैयार की गई एक प्रेजेंटेशन थी जो थोड़ा सा मैंने एडिटिंग की है। तो फिर भी मकसद ये था कि आप तक पहुँचे चीज़ों का। बात ये नहीं है कि वो किसकी है क्या नहीं, मतलब ये है कि आपकी गाइडलाइन आप तक पहुँचे। तो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में आप
जैसे हम सर ने बता दिया कि इसकी जो आइडिया है, जो NCSTC नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक विंग है, उसके द्वारा जो कंसेप्टलाइज आइडिया किया गया, उसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। और ये 3 स्टेप पिलर जो हमारे डॉक्टर ललित शर्मा जी भी बड़ी, उन्हीं से हमने सीखा है कि एक जो एक ऐड आती थी, क्यों बड़े बाखूबी से सर ही बता सकते हैं कितने अंदाज से, कि आइडिया की, हज की, इनकी ऐड आती थी, एक आइडिया जो आपकी बदल दे आपकी ज़िंदगी। तो उसी वही आइडिया जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में बच्चे ला के लेके आते हैं, वही आइडिया एक ऐसा आइडिया, यूनिक आइडिया, जो बच्चों को एक रिसर्चर बना देता है, एक साइंटिस्ट, एक जूनियर साइंटिस्ट बना देता है। तो वो आइडिया हमें चाहिए। और थिंक हट के, जैसे हज की ऐड आती है, थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। जैसे सर ने कहा कि रूटीन में ही वही उठा के आगे नहीं आना चाहिए, वही रेपिटेशन ना हो, थोड़ा सा हट के सोचना है। तो तीसरी बात आती है, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक सर की बात और आती है कि वो चाय की एक ऐड देते थे, आप सोओगे तो इंडिया कैसे जागेगा, एक ताज़ा चाय की, मेरे ख्याल से ललित सर सुन रहे होंगे तो मुझे लगता है यही एक ऐड थी। तो आप सोएंगे तो इंडिया कैसे जागेगा। तो आपने जागना है और आपने हट के सोचना है, और एक आइडिया जो बच्चों के जरिए आपने सोसाइटी तक लाना है, ताकि बच्चे उस सोसाइटी में एक आइडिया दें और नया एक साइंटिस्ट की तरह, एक रिसर्चर की तरह आगे आएँ। तो ये फोरम जैसे सर ने बता दिया कि 10 से 17 साल के बच्चों के लिए है, और 2 एज ग्रुप रहते हैं, 10 से 14 साल और 14 से 17 साल। और 31 दिसंबर को ये एज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर 14 प्लस भी हो जाए तो वो सीनियर कैटेगरी में चला जाता है। तो उसके बाद ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं, कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल भी हो, उसने कोई क्लब बनाया हो, कुछ हुआ हो, कलाम क्लब है, कुछ है, तो 2 बच्चे लाइक माइंड जुड़ के, और एक उसके साथ एक गाइड टीचर जरूरी नहीं है कि वो स्कूल का हो, वो एक पेरेंट भी हो सकता है, एक एल्डर पर्सन कोई भी हो सकता है, घर का एक बड़ा भाई भी हो सकता है। तो कोई भी इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकता है। तो टीचर अडल्ट कैन एक्ट एज ए गाइड। तो जरूरी नहीं कि हमारा स्कूल पार्टिसिपेट नहीं करता, हम कैसे करें, ये बड़ी हमें कंप्लेन आती है। तो कहीं से कोई भी किसी भी रूप में आप ये प्रोजेक्ट को पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद हाँ, ये NCSC क्यों है वो भी सर ने बता दिया, कि ये बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, वो इनोवेटिवनेस को सामने लाता है। और जो भी आप किताबी दुनिया से निकल के इन्वायरमेंट में आते हो, तो आप उससे साइंस सीखते हो, जरूरी नहीं आप किताबी दुनिया में ही रहना है। और मेथड ऑफ साइंस, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, एनालिसिस है, डाटा एनालिसिस है, जो वो मेथड ऑफ साइंस अप्लाई करते हो, सोल्यूशन लाते हो, और सोसाइटी में कब कैसे आप आगे ले जाते हो, वो सारी चीज़ें एक NCSC के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती हैं। तो सबसे बड़ी बात साइंटिफिक टेम्पल, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू कर देता है, बट वाई हाउ उसके दिमाग में आना शुरू हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है, क्रिएटिविटी आना शुरू हो जाती है। तो यहीं से आपका साइंस का हमारा जन्म हो जाता है। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, लर्निंग थ्रू डूइंग। वो हम देखते हैं कि जितना हम करते हैं उतना ही हम सीखते हैं। दूसरी चीज़ है कि हाँ, कि प्रोजेक्ट का जो एक थंब रूल है कि आपने एक्सप्लोर करना है, थिंक करना है, सर्व और वंडर, कि आप कैसे एक बड़ी पढ़ाई चीज तो आप तो पढ़ते ही हैं, लेकिन आप उसको खुद कैसे एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में कैसे सोचेंगे, और उसके बाद किसी एक मुकाम पे जब पहुंचते हैं उसकी खुशी क्या होती है, वो बच्चा ही बता सकता है कि कहाँ मैं पहुंचा और मैंने ये प्राप्त किया। तो ये एक रिसर्चर के टाइप की तरह वो एक आगे आता है। तो ये चिल्ड्रन जो जो भी सर ने बताया कि थीम और सब थीम के रिलेटेड जो टॉपिक रहेगा, उसी टॉपिक के रिलेटेड आपने बच्चे ने प्रोजेक्ट को कैरी आउट करना है। उसके बाद और एक चीज और है कि आपने, हाँ, जो प्रोजेक्ट है वो जिस एरिया में वो रह रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि वो जम्मू में रह रहा है, कि आपने उधमपुर का नहीं लेना, या जम्मू से आप कह लो कि 50-20-30 किलोमीटर आगे भी, आपने अपनी लोकेलिटी में देखना है कि वहाँ क्या हो रहा है, उसी के साथ आपने चलना है, उसी का प्रोजेक्ट आपने लेना है। खासकर स्कूल में अपने पर्टिकुलर अपने जहाँ आप रह रहे हो उसी के इर्द गिर्द की प्रॉब्लम को देखना है। इसमें बच्चों की जो टीम रहेगी वो 2 बच्चे रहेंगे ग्रुप में। अगर हम 5 या 6 प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जूनियर और सीनियर में, तो हर प्रोजेक्ट में 2-2 बच्चे ही रहेंगे। आप 3 भी 4 भी कर सकते हैं, लेकिन 2 बच्चे एक प्रोजेक्ट में रहेंगे। अगर बच्चे इंटरेस्टेड ज़्यादा है तो दूसरे प्रोजेक्ट में भी वो रह सकते हैं। तो एक चाइल्ड साइंटिस्ट एक टाइम में ग्रुप लीडर रहेगा, चाहे जूनियर कैटेगरी में चाहे सीनियर कैटेगरी में, यानी कि अगर जूनियर कैटेगरी में एक बार रहता है तो सीनियर कैटेगरी में दूसरी बार रहेगा। ये भी एक इनकी रूलिंग है। और जिसके पेरेंट्स
चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के किसी भी रूप में, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे वो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे इवैल्यूएटर है, किसी रूप में भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये इनकी चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की एक रूलिंग है कि जिसमें ये आपने ध्यान रखना है कि उसके बाद नेचर कैसी होनी चाहिए चिल्ड्रन साइंस प्रोजेक्ट की, वो सर ने पहले बोला है इनोवेटिव, सिंपल, प्रैक्टिकल। जब हम बात कहते हैं इनोवेटिव, नया कहाँ से लाएं, नया कहाँ से लाएं, वो बात यही है कि जो चीज़ ऑलरेडी कई बार एग्जिस्ट कर रही होती है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ला दें, उसमें थोड़ी सी इनोवेशन ला दें, कि थोड़ा चेंज कर दें। वही चीज़ बार बार, जैसे आप सोलर एनर्जी का कर रहे हैं या कोई और विंड एनर्जी का कर रहे हैं, तो सोलर को किस तरीके से आप इनोवेटिव वे में यूज करते हैं वो आपने लेके आना, ना कि वही रेपिटेशन रहे। सिंपल का मतलब इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। 6-7 का बच्चा है वो 11-12 की चीजें ले आए, या टीचर का अपना ही थीसिस, अपनी ही रिसर्च हो, वो आगे लेके आता है। तो उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है कि हाँ, इसमें ये चीज कई बार हम सिर्फ सर्वे बेस ही ले लेते हैं या फील्ड का सर्वे ले लेते हैं, तो इसमें ये रहता है कि आपने उसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन हो, फील्ड डाटा भी हो, चाहे कि एक्चुअल लगे कि सचमुच में ये हवा में प्रोजेक्ट ना किया हो, सच में एक चीज आपने एक्सपेरिमेंटेशन करके देखा है। और बच्चे को जब इवेल्युएशन में जब बोलता है, प्रेजेंटेशन के लिए बोलता है, तो बच्चा भी कई बार घबरा जाता है कि वो, क्योंकि वो चीजें उसके टीचर ने की होती हैं या किसी ने इसको सिखाया होता है, तो जब तक वो खुद इवेल्युएशन नहीं करेगा, वो कैसे आगे कैसे वो पता लगाएगा कि ये सच में है या झूठ में है। तो इसलिए उसका ये चीज़ें होना जरूरी है, फील्ड डाटा के साथ साथ एक्सपेरिमेंटेशन। और उसके साथ ही जो काम करते हैं उसके फोटोग्राफ हैं, ये पोज मारते हुए फोटो नहीं चाहिए कि सिर्फ उसका काम क्या है, उसमें उसके फोटो क्या है। उसके बाद अल्टीमेटली वो रिजल्ट पे पहुंचे बाय फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। तो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी मैंने वही कह दिया कि आप पहले प्रॉब्लम को लेते हैं, फिर उसका क्या, उसका ऑब्जर्वेशन है, सर्वे क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन के बाद डाटा कलेक्शन क्या करते हैं, उसके बाद एनालिसिस क्या करते हैं, फिर आप कैसे रिजल्ट तक पहुंचते हैं, और उसके बाद आपका आप क्या उसके लिए क्या सुजेशन क्या देते हैं। वो सुजेशन सिर्फ सुजेशन देने नहीं है, उस सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करवाने हैं, वो सोसाइटी कितना उसको मानती है, कितने लोगों को उसका फायदा हुआ। ये सारी चीजें चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की एक मेन डिमांड है। ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ के बता देते हैं कि कई बार वो चीज़ फिजिबल नहीं होती, लेकिन हम बता देते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वो चीज़ें यहाँ मैटर इतनी नहीं करती, बल्कि सोसाइटी में उसको इम्प्लीमेंट करवाना है और उसका आउटपुट भी लेना है कि कितनी हद तक सोसाइटी ने इसको माना। तो ये बता दिया पहले कि लोकल कम्युनिटी से रिलेट होना चाहिए, और इसके बाद यही प्रोजेक्ट खत्म नहीं होना चाहिए, उसका फॉलोअप प्लान होना चाहिए। उसके बाद एक बड़ी अच्छी आप एनसी प्रोजेक्ट की हम देखते हैं कि एक स्मार्ट एक तरीके से, जैसे हम अपने आप को स्मार्ट रखते हैं, तो प्रोजेक्ट भी हमारा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब फाइल की सजाना, बाहरी सजाना नहीं है। फाइल का मतलब कोई अच्छी राइटिंग वो तो है ही है, लेकिन जहाँ स्मार्ट का मतलब जहाँ पहले एस, जो स्मार्ट का जो पहला एस है वो स्पेसिफिक, यानी टाइटल के मामले में, प्रॉब्लम के मामले में, या स्टडी एरिया जो भी आपने लिया है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि आपको टाइटल का पता ही नहीं है, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम, यानी एक आप कोई बड़ी प्रॉब्लम, उसका एक सूटेबल टाइटल लेके आपने चलना है, स्टडी एरिया लेके चलना है, वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, वो बड़े ध्यान से आपने देखना है। उसके बाद क्वांटिटी और क्वालिटी के मामले में, यानी दूसरा जो स्मार्ट का दूसरा एम जो है मेजरेबल, ये मेजरेबल होना चाहिए विद इन, यानी कि आपकी उस हद में होना चाहिए कि कितनी किस तरीके की इसकी क्वालिटी है। या सिर्फ आपकी क्वांटिटी आप बढ़ा लें, क्वालिटी ना हो, तो ये भी ऐसा नहीं हो। क्वालिटी चीज़ हो, क्वांटिटी चाहे कम भी हो, लेकिन क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। तो उसमें ये दूसरा एम मेजरेबल के लिए चलेगा। और तीसरा जो एप्रोप्रिएट, ये भी थोड़ा बहुत पहले से ही स्पेसिफिक से एस से मैच करता है, जो आपका टाइटल या प्रॉब्लम जैसे स्पेसिफिक होना चाहिए। तो इसी तरह थीम और सब थीम, कई बार आप प्रोजेक्ट लेते हैं, पूछते हैं कि ये कौन से सब थीम से जुड़ा हुआ है, तो कई बार बच्चा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आपका ये होना चाहिए कि ये जो भी आपको सर ने सब थीम्स बोले हैं, 5 सब थीम बोले हैं, आपका जो प्रोजेक्ट आइडिया है उस सब थीम में उसको साथ मैच करना चाहिए। और उसमें जो ऑब्जेक्टिव आप देते हो, कई बार हम क्या कहते हैं, लिखने के लिए 4-5 ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव फुलफिल ही नहीं होते। आपका प्रोजेक्ट थोड़ा छोटा है तो आपके ऑब्जेक्टिव 2 या 3, 1 या 2 या 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होते। तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ लिखने का काम नहीं है, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल भी होना जरूरी है। तो आप वही ऑब्जेक्टिव लिखें जो फुलफिल हो, आपके प्रोजेक्ट में फुलफिल हो सके, ये बड़ा ध्यान रखना आपने। और दूसरा रियलिस्टिक प्रॉब्लम, ये नहीं कि हम बात
कहीं हवा में, जहाँ कहीं और ऐसी प्रॉब्लम जो कि हम पकड़ ही नहीं सकते, जिसका हमें पता नहीं, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें। तो वही प्रॉब्लम लें जो हमारे हाथ में है, वही प्रॉब्लम लें जो हमारे हद में है, वही प्रॉब्लम लें जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसके बारे में हम रीडिंग ले सकते हैं, जिसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसका हम सर्वे कर सकते हैं, ताकि उस मेथड से जो आपने अल्टीमेट आप कंक्लूजन पे पहुंचे। तो रियलिस्टिक प्रॉब्लम होनी चाहिए, नॉट इन एयर। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है इसका टी का, वो टाइम बॉन्ड। ये नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट ऐसा ले लिया, वो साल आपके पास 3 महीने या 4 महीने हैं, तो आप ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, वो साल भर खत्म ही नहीं होता। तो आपने ऐसा प्रोजेक्ट लेना है जैसे आपको पास पता है कि अभी 2 महीने आपके पास पड़े हुए हैं, तो इस 2 महीने के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट, क्योंकि होता है तो चिल्ड्रन साइंस का अंदर 3 से 4 महीने का वक्त होता है, लेकिन इस वक्त जैसे सितंबर महीना खत्म होने को आ गया है, तो आपको नवंबर के फर्स्ट वीक या अक्टूबर के लास्ट वीक में अगर आपको कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल लाना है, तो आप कैसे उस प्रोजेक्ट को टाइम बॉन्ड, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें वो आपका जो टाइम है, समय है, वो उसमें पूरा हो जाए। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के एक स्मार्ट रूप से आपने प्रोजेक्ट को बनाना है, और स्मार्ट के जो एप्लीकेशन आपको आपके सामने है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एप्रोप्रिएट, रियलिस्टिक और टाइम बॉन्ड, इन्हीं पे ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। तो अभी क्यों, काम तो करना है, लेकिन कई बार हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी आप बच्चे के लिए काम करें बड़े डेडिकेटली, बड़े हनसली, बड़े, ताकि बच्चा सीखे उसको, क्योंकि यहाँ से उसको सोशल वैल्यूज़ का भी पता लगता है कि हमें टीचर किस तरह सिखा रहा है, खाली रट के बोलने के लिए या मैनिपुलेशन करने के लिए। तो वो एक अच्छी हैबिट भी सीखता है कि वाकई ही करके सीखा है, जहाँ सर ने ऐसे ही हमें बोलने के लिए कह दिया है। तो क्योंकि वो आपकी सारा एक टीचर रोल मॉडल की तरह होता है, सारी आपकी वैल्यूज़ को सब आपने आपने बॉडी एक्शन को देखता है, तो वही चीज़ें वो अपने आप को अडॉप्ट करता है। इसलिए आपने प्रोजेक्ट को ऐसा देना कि सचमुच में प्रोजेक्ट हो, वो बच्चा अपने हाथों से करे, कम हो जाए कोई बात नहीं, असफल हो जाए कोई बात नहीं, नहीं सिलेक्ट हो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपने बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा तो मतलब आपने पैदा की है कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होती क्या है, उसका मेन मकसद क्या है, वो हमें ज़रूरी है। ना कि ये ज़रूरी है कि हमने आगे जाके उसमें अपने प्राइज लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, वो बातें अलग हैं। वो तो आप जब काम करेंगे तो वो प्रोजेक्ट में आपका एक क्रिटिसिज्म, जब उसकी मेंटरिंग होगी, वो आपका हल हो जाएगा। लेकिन पहले, सबसे पहले ये है कि आपका चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की गाइडलाइन के अंदर आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जैसे आपका ये स्मार्ट वाली खत्म बात होती, मेन चीज़ यही है। तो स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले ग्रुप बनाने, जैसे अभी टीचर्स ने ओरिएंटेशन ली है, तो ये 2 बच्चों का ग्रुप बनेगा। चूजिंग ए गाइड, जैसे टीचर एक गाइड है, या कोई भी उसके घर में कोई मेंबर है, जो भी फैमिली का, जहाँ कोई एल्डर है, वो एक गाइड का काम करेगा। फिर आपने एक स्टडी एरिया, सिलेक्शन ऑफ स्टडी एरिया, कि अपने घर के पास, अपने स्कूल के पास, या अपनी लोकेलिटी में आगे पीछे जहाँ भी वो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम जो उस थीम या सब थीम से मिलती है, उसका सिलेक्शन करना है। फिर उसके बाद कौन सी वहाँ प्रॉब्लम है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। कई बार प्रॉब्लम को सोचते भी 1-2 दिन लग जाता है। तो वाकई ये बात सही है कि बच्चों के सामने प्रॉब्लम रखी जाए, ना कि टीचर अपनी प्रॉब्लम बताए। जब बच्चों के सामने प्रॉब्लम रखी जाएगी तो बच्चे कहेंगे सर मैं वहाँ से आ रहा था, वहाँ पॉइंट में ऐसा था, वहाँ देखो लोग ऐसे डाल रहे थे, फिर उनसे पूछें क्या करना चाहिए। लेकिन बच्चे जब 2-3 प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, तब आपने किसी एक प्रॉब्लम पे डिस्कस करना है। हाँ, ये प्रॉब्लम का क्या क्या, एक कहते हैं कि टाइम, अपने स्टोरी लाइन बना लेना, एक आइडिया, पूरा एक फ्रेमवर्क बना लेना है कि कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा। फिर उस प्रॉब्लम को जब आपने देखा, तो फिर आपने कहा रेफरेंस बुक का, यानी बुक जर्नल से आप स्टोरी की इंफॉर्मेशन लेंगे, आगे कैसे बढ़ना है आपने। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम लेते हैं तो कई चीज़ें आपको, कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होता है, कई बार आपने बुक्स में पढ़ा होता है, फिर आप थोड़ा सा और रेफरेंस लेते हैं, थोड़ा सा ऑथेंटिक बनाने के लिए, तो इसलिए आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर उसके बेस पे आप सर्वे करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी जो आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, कोई भी डिवाइस की जरूरत पड़ती है, वो इंस्ट्रूमेंट भी आपका सिंपल इनोवेटिव होना चाहिए। ये नहीं कि कोई महंगा कहेंगे कि मैंने कोई क्लोरोफिल वैल्यू देखनी है, जहाँ इसमें कौन सा प्लांट में कौन सी क्लोरोफिल A B C कितनी है, उसके लिए एक बड़ा महंगा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ऐसा चिल्ड्रन साइंस का प्रोजेक्ट हमें नहीं चाहिए। तो वो अगर आपने कोई चीज़ देखनी है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए कोई डिवाइस यूज़ करना है, वो डिवाइस भी वो बड़ा सिंपल इनोवेटिव। क्योंकि लास्ट हम देखते थे 2-4 साल पहले वेदर मॉनिटरिंग का आया था, तो वेदर मॉनिटरिंग में एक बच्चे ने अपना ही एक इंडिजिनस तरीके से, क्योंकि गांव में, सिटी में तो हमें पता लग जाता कि मौसम की संबंधी जानकारी क्या है, तो गांव में कैसे उसने वेदर मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग उसने कंपोनेंट बनाए थे।
जिससे उसको अपने तरीके से उसको तैयार किया हुआ था। तो ये एक बहुत ही उसको नेशनल लेवल पे उसका सिलेक्ट हुआ था कि वेदर मॉनिटरिंग के लिए आपने किन किन चीज़ों से आपने क्या क्या बनाया। उसके बाद आपका स्क्रूटनिंग है। वी कुमार जी कौन है, प्लीज म्यूट कीजिए अपने। हाँ जी, तो स्क्रूटनिंग, कंपाइलेशन, एनालिसिस। तो अगली बात आती है, जैसे आपने रिव्यू कर लिया, सर्वे हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गई, उसके बाद आपने कैसे उसको कंपाइल किया, डाटा को एनालिसिस किया, उसके बाद आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाती है। तो हम ये जल्दबाजी में ये नहीं करें। ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एन मौके पे आके, जब 5 दिन 10 दिन रह जाते हैं, हाँ जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, फटाफट एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है, तो हम प्रोजेक्ट को सिर्फ पार्टिसिपेशन के मकसद से पार्टिसिपेट कराते हैं। वो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का मकसद खत्म हो जाएगा। हमें चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का मतलब है कि बच्चों के बीच में उमंग जलानी, बच्चों के बीच में उसकी क्रिएटिविटी को सामने लाना, बच्चों के बीच में उसकी इनोवेशन को सामने लाना, ना कि उस पे कुछ थोपना। प्लीज बी साइलेंट, म्यूट कर लीजिए। तो उस पर कुछ थोपना नहीं है, हमें सिर्फ यही करना है कि बच्चों को एक नेचुरल वे से उनको लेके जाना है, ताकि बच्चा ये महसूस करे कि जो मैं कर रहा हूँ वो उसको एक मजा आएगा। और उसका एक बात और बताऊँ, जो उसका एक्चुअल स्टडी, जो अपनी क्लासरूम स्टडी में बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का एक सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा। क्योंकि बहुत सी चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के मैंने बच्चे देखे हैं, वो अभी लास्ट टाइम एक दिया टिक्कू जहाँ से थी शिक्षा निकेतन से, इस बार उसकी सेकंड पोजीशन आई और नीट की तैयारी में उसमें भी उसका नंबर आया। तो ये नहीं है कि आप कहेंगे बच्चों को हम प्रोजेक्ट में लगा देंगे, टाइम जाया होता है। बच्चों को प्रोजेक्ट में ये इसलिए रोज टाइम नहीं जाएगा ना, रोज का आधा घंटा, आधा के 1 घंटा घर में स्कूल के टाइम के बाद आप उसको गाइड कर सकते हो। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी तरीके से महीने 2 महीने में लेके जाना है। ये नहीं कि आपने 15 दिन उसको कुछ करवाया नहीं, बाद में एंड में 5 दिन उसको ले लिया, ऐसा नहीं। उससे क्या होता है कि बच्चों पे एक बर्डन बनता है और टीचर ही अपना प्रोजेक्ट उस पर थोपता है, वो एक नेचुरल प्रोजेक्ट नहीं बनता। तो हमें चाहिए एक नेचुरल प्रोजेक्ट हो, ताकि तो बच्चा उसको खुद बोले, ताकि जब उसको इवैल्यूएशन किया जाए वो एक सच्चे तरीके से उसको जवाब दे, सच में उसको पता हो। जैसे ये नहीं कि कई बार उसने सॉइल का प्रोजेक्ट किया था, उसको पूछा गया कि आपने सॉइल को कितना खोदा, उसने पीएच ऑफ सॉइल निकाली थी, तो उसने कहा कि खोद के सॉइल का पीएच निकालते हैं, यानी उसने डिगिंग की नहीं थी सॉइल की, वो टीचर ने ही उसको बता दिया था इसका पीएच इतना है, तो बच्चा वहाँ चुप हो गया। ऐसे प्रोजेक्ट में ऐसे बच्चों के बीच में एक गलत धारणा जाती है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि बच्चों में एक सच्चाई, एक सच्चा प्रोजेक्ट आए, ताकि वो आगे बढ़े। उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो नीचे दी हुई है, जो आपने लिखा हुआ है, ऑल डे टू एक्टिविटीज बी रिकॉर्डेड ऑन ए लॉग बुक। एक छोटी सी डायरी होती है, जैसे एक कंडक्टर के पास होती है, एक जिसमें या एक किसी बिजनेसमैन के पास होती है, जिसमें डेली का आपने आज क्या किया, आप मीटिंग हुई टीचर के साथ, वो डेट डाल दी। उसके बाद दूसरे दिन आज ग्रुपिंग की एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, वो डेट डाल दी। फिर आज हमने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया और इस चीज़ के लिए हम वहाँ सर्वे के लिए वो जगह गए, पॉइंट को देखा, उसकी डेट डाल दी। फिर उसको पानी की सैंपलिंग का या कोई चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम इस लैब में गए, वो डेट डाल दी। मतलब ये डेटे का मतलब होता है, ये इट इज कॉल्ड ए लॉग बुक। ये लॉग बुक बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि इस लॉग बुक से पता लगता है कि आपने काम असली में किया है। कई बार ऐसा भी होता है कि एंड में क्या होता है कि हम पूरा काम कर लेते हैं, तो जब एंड में जब लॉग बुक नहीं बनी होती, तो एक बच्चा बैठता है, एक ही पेन एक ही कॉपी लेता है, तो पूरे 2 महीने की लॉग बुक एक ही पेन से एक ही राइटिंग से लिख देता है, एक ही राइटिंग से लिख देता है। ऐसा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसको उसको क्या करना है, लॉग बुक एक एक्टिविटी डायरी बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें रोज रोज की जो एक्टिविटी है उसमें शामिल हो। तो वो इस तरह, क्योंकि ये बहुत बार देखा गया, कई बार प्रोजेक्ट के लिए अब नेशनल के लिए भी स्टेट के लिए सिलेक्ट होता है, वहाँ बैठ के लॉग बुक बन रही है। तो ऐसा ना हो, ये बड़ा ध्यान डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और गाइड टीचर बड़ा इसका ख्याल रखें कि डिस्ट्रिक्ट में वही प्रोजेक्ट लाएं जिसकी लॉग बुक बनी हो, प्रोजेक्ट फाइल बनी हो, प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बच्चे के पास तैयार हो। उसके बाद एक बात और आपके साथ शेयर करनी थी। हाँ, लैंग्वेज, ये बड़ी बात रहती है कि बच्चा हमारा इंग्लिश नहीं बोलता, वो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में नहीं जाएगा। कोई भी लैंग्वेज वो बच्चा बोल सकता है, चाहे उर्दू हो, डोगरी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी प्रोजेक्ट में लैंग्वेज हो, यानी किसी भी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट अपना, मकसद ये है कि अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताना, ना कि जहाँ लैंग्वेज का कंपटीशन है। अगर आप बच्चा अपनी किसी भी लैंग्वेज में अपनी बात को बताता है, वो ज़्यादा मायने रखता है। कई बार बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है,
लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं बोल पाता, वो प्रोजेक्ट बच्चे का पीछे हो जाता है। हमने बच्चे की प्रोजेक्ट को, इनोवेशन को आगे लाना है, ना कि उसकी लैंग्वेज को देखना है। तो ये भी टीचर्स बहुत ख्याल रखें। तो इसलिए ज़्यादा वही बच्चे बार बार हाई फाई बच्चे, आप कहते हैं कई बार बच्चे सोचते हैं कि इन्हीं बच्चों को बार बार लिया जा रहा है, हमें नहीं लिया जा रहा। तो वही बच्चे बार बार भी लें, वो भी लें, लेकिन दूसरे बच्चों को भी मौका दें, क्योंकि उनके अंदर भी कई बार टैलेंट होता है, हम उनको मौका देना चाहिए ताकि बच्चे अपने आपस में अपने आप में एक इनकरेजमेंट महसूस करें। तो वही मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि कंपटीशन के लिए आगे बढ़ना है, बच्चों को एक एक जिसका नाम ही चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, कि उनकी बच्चों की एक्टिविटी है और बच्चों की तरह उसको खेलने कूदने की तरह चलना चाहिए। उसके बाद ये एक जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है उसका एक फॉर्मेट है कि कवर पेज पहला हो जिसमें पूरा नाम नूम लिखा हो, स्कूल का नाम, बच्चे का नाम, क्या क्या उसमें है, यानी कवर पेज में इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, थीम क्या, सब थीम क्या है वो हो। नेम एंड एड्रेस ऑफ ग्रुप लीडर, जैसे मैंने कहा 2 पर्सन होंगे, 2 बच्चे होंगे, तो इसमें एक क्या होगा कि एक लीडर होगा, एक उसका को वर्कर होगा, तो ये 2 बच्चे उसमें रहेंगे। गाइड टीचर का क्या नाम है, वो उसका एड्रेस क्या है। एक फॉर्म आपको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको शेयर कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी कर देंगे। वो फॉर्म ए में आपने एक रजिस्ट्रेशन का लिए भरना है, वो भी आपकी प्रोजेक्ट फाइल में पहला पेज लगा होना चाहिए। उसके बाद जितना भी अपना प्रोजेक्ट बना है उसका एक एब्स्ट्रैक्ट 250 वर्ड का, मतलब कि जो आपका पूरा 15 या 16 पेज की फाइल बनती या 10-15 पेज की बनती है, उसका सबका क्रक्स, उस सबका निचोड़, उस सबका आप क्या कह सकते हो प्रेस्टीज जिसको हम कहते हैं, सम एंड सबस्टांस, वो आप 250 वर्ड में एब्स्ट्रैक्ट में लाएंगे। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से जो पता लग जाए, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से पता लग जाए कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या है। कई बार इवेल्युएटर ऐसा देखते हैं कि कई बार कोई दूसरी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट आता है जैसे गुजराती में, लेकिन वहाँ हिंदी वाला बैठा है या इंग्लिश वाला बैठा है, तो एब्स्ट्रैक्ट तो इंग्लिश में ही रहेगा। तो वो इवेल्युएटर क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही आइडिया लगा लेता है कि इसका प्रोजेक्ट कैसे हो। इसलिए आपके एब्स्ट्रैक्ट में जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो सर्वे है, चाहे वो एनालिसिस है, चाहे वो रिजल्ट है, तो वो चाहे जितना जो मेथोडोलॉजी है, वो सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें आपके एब्स्ट्रैक्ट में आनी चाहिए। यानी एब्स्ट्रैक्ट आपस में आप एक अपने आप में एक पूरे प्रोजेक्ट का निचोड़ हो, तो ताकि उसको पढ़ते ही पता लग जाए कि वाकई, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट एकदम नहीं लिखा जाता, इसको हो सकता है 2-3 बार लिखना पड़े, उसके बाद एक को फाइनल शेप देनी है। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला पेज आपका कंटेंट का आता है, जैसे पेज नंबर पे कौन सी चीज़ है, लिस्ट ऑफ चैप्टर विद डिटेल हेडिंग है सब, जैसे किताब टेक्स्ट बुक में होता है। उसके बाद पॉइंट आ जाता है अपना इंट्रोडक्शन, कि जिस प्रोजेक्ट को आपने हाथ में लिया है उसकी इंट्रोडक्शन क्या है। आपने इंट्रोडक्शन थीम सब थीम की नहीं देनी, बहुत से बच्चे जैसे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे, नहीं, आपने डिस्क्रिप्शन देनी है जो आपने प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, जो इन हैंड जिसको एक्चुअल प्रॉब्लम जो आपने ली है उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, वो उसी के रिलेटेड, प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देने, जिसको मैंने कहा 2 या 3 से ज़्यादा आपने ऑब्जेक्टिव नहीं देने। उसके बाद आप एक सपोजिशन, सपोज यानी हाइपोथेसिस एक सेट कर लेते हो कि ये प्रॉब्लम है, इसको मैं ऐसा करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो कई बार हम हाइपोथेसिस को पहले ही ऐसा मान के नहीं चलें कि यही रिजल्ट आएगा, वो हाइपोथेसिस आपकी रॉन्ग भी हो सकती है, हाइपोथेसिस आपकी ठीक भी हो सकती है, लेकिन मकसद ये है कि आपने स्टेप को फॉलो करते जाना है। ये नहीं कि हाइपोथेसिस में पहले ही आपको पता है, पहले ही आपने रिजल्ट बता दिया, फिर सारे का सारा जो मेथड ऑफ साइंस है वो खत्म हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस एक गैस वर्क होता है बेस्ड ऑन सम लॉजिक। ये खाली गैस वर्क ऐसा नहीं कि जो मन में आए, कोई लॉजिक हो कि किस क्या काम करने से, जैसे कोई ह्यूमिडिटी है तो हमें पता कि ये काम करने से, प्लांट लगाने से ह्यूमिडिटी इतनी कम हो सकती है, जहाँ इस कमरे में मैं ऐसा क्या करूँ इसमें ह्यूमिडिटी कम हो। तो जहाँ कोई और प्रोजेक्ट है जिसमें आपको ये पता लगा ये पोल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ डेंगू का ज़्यादा प्रचार हो गया है, तो डेंगू को क्या करने के लिए मैं ऐसा करूँ, या ऐसा करने से डेंगू खत्म हो जाएगा, ये आपकी हाइपोथेसिस आएगी। तो डेंगू उसको करने के लिए आप क्या गैस वर्क लगाते हो, वो हाइपोथेसिस आ गई। फिर उस प्रोजेक्ट की नीड क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ, नीड ऐसा मतलब अपने प्रोजेक्ट का नीड स्टेटमेंट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाइनों की, हाइपोथेसिस आपकी 2 लाइनों की। वर्क प्लान मीन्स जैसे आप किसी के घर में कोई फंक्शन होता है तो आप उसकी तैयारी करते हो, तो कौन बंदा क्या काम करेगा, तो वो एक आइडिया, एक नेट सेल में एक ड्यूटी अलाट की जाती है। तो वर्क प्लान में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को लेकर सर्वे करेंगे, या किसी से इंटरव्यू करेंगे,
या इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्क प्लान। करेंगे यानी फ्यूचर में, ये वर्क प्लान आपका फ्यूचर में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज, एक पैराग्राफ। उसके बाद मेथोडोलॉजी, आपने क्या क्या किया, आप क्या क्या करने जा रहे हो, तो वो आपका मेथोडोलॉजी आएगा कि मैं ये पास्ट टेंस में होता जाएगा कि मैंने ये किया, मैंने इतनी तारीख को वहाँ गया, वहाँ हमने उस बंदे से मिले, या उसके बाद हमने ये प्लांट को देखा, प्लांट में ये पाया गया, यानी कि ये मेथोडोलॉजी में आपके क्या आते जाएंगे, अलग अलग पॉइंट। फिर ऑब्जर्वेशन, जो जो आपने रिकॉर्ड किया वो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल बनता जाएगा, या टेबल बनेगा, या किसी भी रूप में आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। उस ऑब्जर्वेशन के बेस में आपने क्या डाटा एनालिसिस किया, उस डाटा एनालिसिस के बेस पे आप उसकी हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, कुछ भी बना सकते हो कि ये आपने क्या इंटरप्रिटेशन की उस बेस पे। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो हमने पॉइंट दिए ना, हाइपोथेसिस, नीड स्टेटमेंट, वर्क प्लान, मेथोडोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, डाटा एनालिसिस, इसी को हम मेथड ऑफ साइंस कहते हैं। ये सही मेथड ऑफ साइंस है, ना कि वो जो हम खुद सिखा दें चीज़ों को तो वही बच्चा रट के बोल रहे, वो मेथड ऑफ साइंस नहीं है। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप पूछे कि आप ये काम करने से ऐसा हुआ, आपकी हाइपोथेसिस गलत है या ठीक है, वो यहाँ पता लगेगा। अब क्या, अब इसके बाद यहाँ बंद नहीं हो जाना, आप आपने देखना कि इसका सोल्यूशन क्या किया जाए। इसका सोल्यूशन क्या किया जाए कि लास्ट टाइम जोधामाल में वो एक सैनिटरी नैपकिन का उन्होंने किया था कि उन्होंने एक इनोवेटिव वे में एक बायोडिग्रेडेबल एक मटेरियल लिया था, जिसमें सैनिटरी नैपकिन का उन्होंने पहले प्रॉब्लम को बताया कि जो आम सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं गर्ल्स, उसमें क्या नुकसान हो सकता है। उसके बाद उसका एक सब्स्टिट्यूट उन्होंने दिया, उसमें क्या क्या उससे रैशिस आएंगे या नहीं आएंगे, या मेडिकली प्रूव है नहीं है, वो सारा उन्होंने चेक करवाया था। तो उसके बाद उसका बड़ा अच्छे तरीके से उसका सब्स्टिट्यूट दे के उनका उन्होंने बनाया भी था। दैट इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। वो उन्होंने सोल्यूशन दिया था। जब उन्होंने सोल्यूशन दिया तो फिर उसको किसी से बात भी करनी है, किसी को वो यूज भी करवानी है चीज। ये नहीं कि आपने सोल्यूशन दे दिया, वो सोल्यूशन भी हवा में चला गया। सोल्यूशन की सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करवाना है, फिर उसके बाद आपने फॉलो अप करके उनको देखना है कितने लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है, वो भी अपनी रिपोर्ट में आएगा। उसके बाद फ्यूचर प्लान, अगला आपका प्रोजेक्ट जहाँ टाइम बाउंड है, जैसे आपका कहा 3 महीने मेरा प्रोजेक्ट जहाँ तक पहुंचा, अब मेरा अगला फ्यूचर प्लान क्या होगा, मैं आगे क्या करूंगा, इसके बाद इसको क्या मॉडिफाई, अगले साल मैं क्या करने वाला हूँ। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आगे कि जिन जिन लोगों ने आपकी हेल्प की, जिनको भी आप एक्नॉलेज करना चाहते हो तो उसको एक्नॉलेजमेंट देंगे। उसके बाद लास्ट में जिन जिन सोर्सेज का आपने इस्तेमाल किया उसका आपने रेफरेंस देना है। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो दिया हुआ टाइम लिमिट दी हुई है 8 मिनट। उसके बाद 2 मिनट आपकी इंटरेक्शन है, जो इवेल्युएटर्स हैं क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 चार्ट, ये जो है ना ओरल प्रेजेंटेशन, नीचे मैं देख रहा हूँ है 4 चार्ट कंपलसरी हैं, 4। देखो कई लोग पीपीटी बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, पीपीटी के स्पेशल नंबर नहीं है। पीपीटी सिर्फ इसलिए कि आपको हेल्प कर सके प्रेजेंटेशन देने में, लेकिन 4 चार्ट बहुत कंपलसरी हैं। 50 जो नॉर्मल चार्ट का साइज मिलता है 55x70, जो पहला चार्ट है जिसमें आप उसमें एरिया लिखते हो, प्रॉब्लम के लिखते हो, जो उसका मैप ऑफ द एरिया, उसका क्या मैप रहेगा जिसमें आपने स्टडी किया। दूसरा चार्ट आपका उसमें आपका आ जाएगा आपकी प्रॉब्लम क्या थी, या तीसरा, ऐसे 3-4 चार्ट दिए हुए हैं। चारों चार्ट में आपने, एक चार्ट में डाटा एनालिसिस है, एक चार्ट में सोल्यूशन है, तो ये चारों एक में ऑब्जर्वेशन है। चारों चार्ट में आपको बता देंगे कि एक पहले चार्ट में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो चार्ट को उसी रूप में, और चार्ट का स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। ये नहीं कि इसका, कई लोग उसका कैलेंडर बना लेते हैं, कई लोग एक बहुत बड़ा साइज बना लेते हैं, कोई एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ऐसा नहीं। चारों चार्ट एक ही साइज के, एक ही स्टैंडर्ड के, और उसमें वही चीज लिखनी है जो बड़ी ज्यादा आपको लगे कि इसको पढ़ के आपको प्रोजेक्ट बोलने में मदद मिले। दूसरा, ऐसा चीज जो आपकी हेल्प कर सके। तीसरी बात होगी, चार्ट के जो वर्डिंग है वो दूर से पढ़े जाएं। कई बार बड़ा छोटा लिखते हो तो वो खुद ही आपको पढ़ा नहीं जाता, ध्यान से देखते हो, जो इवेल्युएटर सामने बैठे होते हैं उनको पता नहीं लगता सामने चार्ट में लिखा क्या है। तो चार्ट जो है उसमें जो प्रोमिनेंट हाईलाइट, यानी चीजें को, मेन चीजों को आपने देना है जो हाईलाइट हो। बस, एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग मी कि आपका ये सारा इसमें नेक्सल में रहा। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा डॉक्टर आशिक जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि थोड़ा इसमें कोई चीज़ आपने ऐड करनी है सर, आप बता सकते हैं डॉक्टर आशिक सर। सर फिलहाल ऐड करने के लिए कुछ नहीं रहा, और अभी मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि चल रहा हूँ। चलो ठीक है सर। मैं पार्टिसिपेंट से ये गुजारिश करूँगा कि ये
जितना भी ये प्रोग्राम डॉक्टर ललित शर्मा जी ने बताया है कि जो थीम और सब थीम के बारे में, इसका थोड़ा सा लिटरेचर हमारे पास है जो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो उसके बाद, क्योंकि एक्टिविटी गाइड बुक अभी बनी नहीं है, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और उसके बाद जो गाइडलाइन आपको दी गई है वो गाइडलाइन भी आपको शेयर कर देंगे। तो इसलिए मैं एक, आपने टाइम तोड़ा आज संडे का दिन, और आपको ये मैं कहता चला जाऊं कि आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, मेहनत तो आप करेंगे, कई बार गाइडलाइन नहीं होती, बड़े बड़े हम मॉडल उठा के ले आते हैं, तो गाइडलाइन में एक प्रोजेक्ट कैसे बनता है, उस प्रोजेक्ट में वो आपका मॉडल किस तरह एक्सपेरिमेंटेशन में मदद देगा, वो आपने देखना है। वो भी इनोवेटिव हो, वो भी सिंपल हो, लो कास्ट हो। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप इस पूरे ओरिएंटेशन में बने रहे। अभी भी मैं देख रहा हूँ 50 के करीब पूरे के पूरे लोग जहाँ बने हुए हैं, तो उनके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने पूरे, इतनी इंटरेस्ट आपका शो हो रहा है कि कितने प्रोजेक्ट से आपको ध्यान से देख रहे हैं। तो अंत में मैं, अगर जवाहर इकबाल मानी जी बने हुए हैं मेरे साथ, वो फाइनल वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप सर, आपसे गुजारिश है, तो आप 2 मिनट में आप फाइनल वोट ऑफ थैंक्स कर दें सबका, और तो हम प्रोग्राम को एंड करें। जी सर, होप आई एम ऑडिबल सर। यस सर, यस सर जी, थैंक यू सो मच। पहले तो सर आपका हम बहुत बहुत मशकूर व ममनून हैं, आपका, ज़फ़रुल्लाह खान साहब का, डॉक्टर आशिक साहब का, जो कहीं चल भी रहे हैं बट स्टिल ही इज़ विद अस। और साथ ही साथ जितने भी हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, जितने भी रिसोर्स पर्सन, जितने भी साइंस टीचर्स जो अपने बच्चों के साथ हमेशा प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने, ऑल्दो आज संडे था और बारिश भी हो रही है, हमारे यहाँ तो ठंड का मौसम है और सभी कहीं ना कहीं कमलों में भी छुपे होंगे मेरी तरह, बट स्टिल वी हैव मैनेज अवर टाइम, और इस पॉजिटिव डिस्कशन का हिस्सा बने हम, और हमें डॉक्टर ललित जी को सुनने का मौका मिला, हमारे डायनामिक कुलदीप सर को सुनने का मौका मिला, और ज़फ़रुल्लाह खान साहब हमेशा मुख्तसर रहते हैं लेकिन बड़े ही प्रैक्टिकल बातें वो कर जाते हैं। तो मैं अपनी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ द NCSC की जितनी भी यूनिट है उनकी तरफ से सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी टीचर्स का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वैल्यूएबल टाइम निकाला और इस वेबिनार का हिस्सा बने, और इस उम्मीद के साथ कि हम डेफिनेटली बच्चों के साथ इसी थीम पे, इन्हीं फोकल थीम्स के ऊपर काम करेंगे और अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जब एग्जीबिशंस होंगी हम वहाँ पे भी बड़े खूबसूरत प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे ये प्रोजेक्ट नेशनल तक जाएं। सो एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू वन एंड ऑल। ओवर टू यू सर। कुलदीप सर अनम्यूट करें। थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी पार्टिसिपेंट की, अभी भी हमारे 47 बंदे जुड़े हुए हैं, किसी भी कोई क्वेरी है अभी, अगर 1-2 मिनट में अगर पूछना चाहे पूछ सकता है, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तो बने हुए हैं, तो अगर इस वक्त कोई पूछना चाहे, किसी की कोई क्वेरी है तो किसी भी टीचर की, सर से भी आपने पूछ लिया थीम सब थी, मैं गाइडलाइन के मामले में अगर किसी को पूछना है, वैसे हम बने हुए हैं आपके साथ ग्रुप में भी, फिर भी आपको कोई जो नए हैं उनको कोई क्वेरी है। हमारे एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर। सर माई सेल्फ मीनू चौधरी, शिक्षा निकेतन हाई सेकेंडरी स्कूल। जी मैम। सर मुझे एक चीज कंफर्म करनी थी, ये ऑनलाइन होगा इस बार कि ऑफलाइन होगा? जी मैम आपको अभी बता देंगे। वैसे तो हमने ऑनलाइन इसलिए अपना किया था कि एक पूरा टाइम काफ़ी बीत गया था, तो अगर हम ऑफलाइन का अभी जुगाड़ करते तो हो सकता वो 10 दिन लग जाते, तो इसलिए हमने जल्दी से ऑनलाइन, क्योंकि नेशनल रिसोर्स पर्सन जहाँ आ नहीं सकते थे, तो वो ललित शर्मा जी वहीं से जुड़े, इसलिए हमने जल्दी से ऑनलाइन अरेंज करा दिया। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ओरिएंटेशन होगा वो जल्दी ही आपको 1-2 दिन में बता देंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, या हम खुद ही क्या करना है, क्योंकि थोड़ा सा हमें सेंटर से भी देखना पड़ता है कि किस तरह से वो चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा डिपेंड, कुछ इश्यूज रहते हैं। तो कोई भी ऑनलाइन, मैं बेहतर तो यही समझता हूँ कि ऑफलाइन हो, तो ऑफलाइन में रूबरू हो। सब हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी यही चाहते हैं, क्योंकि मेरी कोऑर्डिनेटर्स की बड़ी डिमांड है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हमारे एफिशिएंट कोऑर्डिनेटर जुड़े हुए हैं, बहुत ही रिसोर्सफुल हैं, बहुत ही डायनामिक है, इन्होंने पिछले साल बहुत ही अच्छे तरीके से ऑनलाइन ही कोई बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया। तो मैं इस बार भी चाहता हूँ कि वो कहते हैं ऑफलाइन हो, फिर भी हम ये कोशिश करेंगे 1-2 दिन में। आप फिलहाल सोचना शुरू कर दीजिए
कि क्या करना है। कुलदीप सर, क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन ये नहीं था कि ओरिएंटेशन, मैम ये पूछना चाहती थी कि आगे जो है बच्चों का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, स्टेट लेवल होगा, वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? जहाँ तक क्वेश्चन ये था। जहाँ खान साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो मैं इन्हीं से पूछ रहा हूँ, कहते हैं जी ऑफलाइन ही करेंगे, ऑफलाइन। डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारा ऑफलाइन ही रहेगा, बाकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑफलाइन रहेगा। आगे नेशन का क्या आता है वो हम देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो है ऑफलाइन ही रहेगा हमारी तरफ से। बाकी ये ओरिएंटेशन का भी मैं समझता हूँ कि ऑफलाइन हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस और स्टेट चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ये ऑफलाइन ही रहेगा। कुलदीप सर, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, सर हाउ कैन वी जॉइन दिस ग्रुप वेयर यू विल शेयर मिशन। तो मेरे ख्याल में ये जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमारे जिस डिस्ट्रिक्ट से ये हैं वो उनको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे और वहां से उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। कौन से डिस्ट्रिक्ट की अगर डिस्ट्रिक्ट मेंशन करें। हाँ जी, कौन है? हाँ गुप्ता जी, मैं सारस्वत बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। अच्छा, मैं कह रहा था प्लीज थोड़ा ये गाइडलाइन है ना, क्योंकि बच्चे नए हैं, अब 2 साल का गैप है, तो उनके लिए गाइडलाइन जरूर प्लीज आप नहीं, हम शेयर कर देंगे गाइडलाइन आपके। हमारे पास एक PDF बना हुआ है इसका, तो आपको आपका ग्रुप में शेयर कर देंगे। और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को भी एक बार दोबारा शेयर कर देंगे, आपको भी शेयर कर देंगे, ग्रुप में भी डाल देंगे। तो हाँ, क्योंकि नए बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा गाइड करने में हमें भी अभी थोड़ा सा मानने के ये है, तो वो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? हेलो सर। जी जी जी, हरप्रीत जी। थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने बड़े सिंपल वे में जो हमारे डॉक्टर ललित सर उन्होंने बताया, इसको बड़ा मजा आ गया। और साथ ही साथ मैं ये पूछना था कि सर ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली जो डेट है वो हमें पता चलेगी कि कब तक होगा, ताकि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि यहाँ पे सभी टीचर जुड़े नहीं है, मेरे ख्याल से हमारे डिस्ट्रिक्ट से 3 4 5 टीचर ही होंगे जुड़े हुए, हर स्कूल के टीचर को जोड़ना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि उनका भी एक ऑफलाइन सेशन रख लें 1-1.5 घंटे का, जिसमें पूरा डिटेल में ये सारा, क्योंकि इस बार नया है बिल्कुल, इसका जो हमारा बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, नई थीम है, सब थीम नहीं है और बिल्कुल अलग हटके है थोड़ी सी। जी जी जी। तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कब तक होगा, ताकि हम भी वो 1-1.5 घंटे का जो सेशन होगा रख लें कहीं पे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, जैसा भी होगा, ताकि उनको हम पूरे मन से वो चीज बता सके, ताकि वो उस पर इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज लास्ट में फिर हमें पता ही नहीं चलता कि कौन अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट लेके आए थे। जी जी हाँ जी हरप्रीत जी, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। देखिए, हमने आपको डायरेक्टर से आपको लेटर निकलवा दिया है। अब आपने देखना है ऑल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में कि आपको सूटेबल टाइम कौन सा है। यस सर। आप अपने सूटेबल टाइम हमें बताइए कि हम प्लानिंग कर, जैसे हमारे पास जूम मीटिंग हमने ये लिया हुआ, हमारे पास 1 महीने इसका टाइम है। इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम नेशनल रिसोर्स पर्सन को पा सकें। यस सर। ये ऑल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स को ये रिक्वेस्ट है, वो अपने सूटेबल टाइम को और आपस में एक दूसरे के साथ मैच कर लें। ये ना हो कि 10 तारीख को हरप्रीत जी का भी हो, 10 को रंजीत जी का भी हो, उस तरीके से आप देखिए, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसमें गाइडलाइन में ऐड करना चाहता था, और जैसे सर ने वो पहले स्टेप बोले वो उसके लिए ना क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट नीचे वाला वो लाभ के लिए मैं सब पार्टिसिपेंट को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपने लाभ बुक ही बनानी है। पहले दिन आपने लाभ के 5 रुपए के 10 रुपए की कॉपी लेके सब बच्चों के, जिन बच्चों को आप सिलेक्ट करते हो उनको बोलना है कि आप अपने एरिया में जाके कुछ प्रॉब्लम्स देख के आओ। दूसरे दिन आप मीटिंग कीजिए, तीसरे दिन भाई हर बच्चा कहेगा कि मैम मैंने ये प्रॉब्लम है, फिर आप उसकी सिलेक्शन कीजिए। और लास्ट में जो प्रोजेक्ट फाइल आप करते हैं, फिर आप फाइल करते, लॉग बुक में हर चीज आती जाएगी टाइम टू टाइम। तो जैसे एक्सपेरिमेंट है, सर्वे है, दूसरा है, तो लास्ट में आपने इसका लिखना है। और लॉग बुक आप नेशनल लेवल तक आपके साथ चलेगी। इन चीजों का आप खास ध्यान। दूसरी चीज, जैसे दीप सर ने 2 किस्म की आपको गाइडेंस दी, जिस सीक्वेंस में वो गाइडलाइन यहाँ पे है वो आपकी उसमें फाइल में आनी चाहिए। ये खास ध्यान रखते हैं कि नंबर 1 में पेज पे कौन सा है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है, क्योंकि बहुत बार लास्ट में हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इन चीजों का खास ध्यान रखें। और मैं ये भी शेयर करना चाहता था, कोशिश कीजिए
लोकल प्रॉब्लम खास ढूंढिए, लोकल सॉल्व। जैसे अभी थोड़ी सी डेंगू की बात हुई, लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में मेरी पूरी फैमिली डेंगू से इन्वॉल्व हो गई थी। अब डेंगू का हमें यहाँ लोकली क्या मिला के आप इससे ठीक हो सकते हैं? पपाया का जो पेड़ होता है उसके जो बिल्कुल नरम वाले ग्रीन पत्ते हैं, उनका हमने रस निकाल के अपने वाइफ को, बेटे को, मेरी 2 भाभियों को अगर दिया, प्लस बकरी का दूध। अब उनसे वो ठीक हो गए। अब वो चीज किश्तवाड़ में हो सकता नहीं मिलेगी, रामबन में नहीं मिलेगी, श्रीनगर में नहीं मिलेगी, उसका अल्टरनेट वहां कुछ और होगा, वो हमने ढूंढना है। उस तरीके से हमने लोकल प्रोडक्ट, मतलब प्रॉब्लम एक ही है, लोकल सॉल्यूशन रामबन में कुछ हो सकता है, बनी में कुछ हो सकता है, डोडा में कुछ हो सकता है। ये चीजों का आपने देखना। मेन जो इसका डॉक्टर में चिल्ड्रन साइंस का यही है कि लोकल प्रॉब्लम विद लोकल सॉल्यूशन है। अब कुछ लोग बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बेचारों को समझ नहीं होती, वो प्रॉब्लम तो ढूंढ लेते हैं लेकिन कहते हैं अब सॉल्यूशन गवर्नमेंट करेगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी, लोकल बॉडी करेगी, पोल्यूशन डिपार्टमेंट, वो चीज हमने नहीं करनी। थैंक यू वेरी मच। जी हरप्रीत जी, आप खुद ही डिसाइड कर लो। तो एक फिर भी जो ओरिएंटेशन का प्रोग्राम जल्दी कर लो, ताकि आप सभी टीचर्स को मौका मिल जाए कम से कम 1-1.5 महीने का ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो ओरिएंटेशन जल्दी कर दो, ओरिएंटेशन सबसे जल्दी। वही सर, वही बात कर रहा था कि ओरिएंटेशन हो जाएगी ताकि टाइम मिल जाए उनको आगे काम करने का। ओरिएंटेशन आपकी विद इन वीक हो जानी चाहिए, विद इन वीक मुझे लगता है। कुलदीप सर, मेरी ये सबमिशन थी, क्या हम ओरिएंटेशन को फेस टू फेस करवाएं इस बार? क्योंकि फेस टू फेस में क्या होता है कि बहुत सारी करवाइए सर, ये खान साहब की तरफ से सिग्नल है, करवाइए आप फेस टू फेस, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। जो हमारे साथ सपोर्ट होगी हम करेंगे, जो कह रहे हैं हमारी तरफ से सपोर्ट होगी वो भी करेंगे, आप फेस टू फेस करवाइए, ज्यादा अच्छा है। अगर हमारी पॉसिबिलिटी हुई तो हम भी शायद हम पहले ही आपको इंटीमेट करेंगे और आपकी प्रेजेंस हम चाहेंगे वहां पे। थैंक यू सर। ठीक है सर। हाँ सर, उससे एक्चुअली फेस टू फेस से ये होता है कि बड़े सारे टीचर जो होते हैं वो ऑनलाइन पे पूछ नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके हमारे ऑफ होने के बाद भी बड़े सारे टीचर होते हैं, भाई उनको वहाँ पे हम फाइल लेके जा सकते हैं, भाई फाइल इस तरह से बनानी है, पिछली बार ये प्रोजेक्ट इसमें ये था, वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। ऑनलाइन पे क्या होता है कि हर एक टीचर पूछ नहीं पाता है, तो चलो वो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम। दूसरा सर, ऑनलाइन के मेरिट्स के साथ साथ डिमेरिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। सम टाइम क्या होता है कि हम विद इन द फैमिली हैं और एकदम से कुछ ऐसी बात आ जाती है कि वी कैन नॉट कंसंट्रेट बिल्कुल यू नो थ्रू द ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन में हमें वो होती है जहाँ पे हम वो सारी चीजों से हट के वहाँ बैठे होते हैं, सो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम कंसंट्रेशन से उस प्रॉब्लम को, उस लेक्चर को साथ में हम फुली डिवोटेड डेडिकेट होकर जाते हैं प्रोग्राम में। वही मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि जब हम प्रोग्राम में जाते हैं तो घर की परेशानी को छोड़ के जाते हैं, फिर है ना, तो ऐसे घर में बैठे कोई ना कोई हमें और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी तरह टेक्निकल ब्लेंच नहीं आता। हाँ, टेक्निकल जैसे अभी ऑफलाइन में कोई इंटरनेट की कोई इसमें मेरी आपको एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, जैसे हरबीर सर ने बोला, जैसे पिछले लास्ट आपके प्रोजेक्ट जो बड़े अच्छे से स्टेट लेवल पे आए या नेशनल लेवल पे, अगर आप उनको पीडीएफ कन्वर्ट करके जो भी आपके पार्टनर संभव वो दे दो, ताकि वो प्रोजेक्ट को समझ सके, मतलब एक हफ्ता पहले या 5 दिन पहले 2 दिन पहले दे भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल सर। उनके लिए जो क्वेश्चन में हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन में आके हम मीटिंग करेंगे, वहां भी पूछेंगे सर ये क्या है, ये क्या है, वो बिल्कुल सर, बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल सर, उनको एक्चुअली हार्ड कॉपी मिल जाए ना थोड़ी सी, तो आइडिया मिल जाता है। मैं कहता हूँ कि आप हार्ड कॉपी भी आप जब आप ओरिएंटेशन करने आएंगे, जो आपके पिछले 2-3 साल के अच्छे प्रोजेक्ट थे जो स्टेट लेवल में हैं, उनको ले आइए वहां पे। प्लस अगर आप कुछ आप पीडीएफ बना सकते हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में उनको डाल दीजिए भाई ये प्रोजेक्ट आप इसको स्टडी कर लो, जस्ट फॉर देयर रेफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। कुलदीप सर, एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट? जी बस कुछ नहीं, बाकी आपका एक बार फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपका टाइम काफी हो गया, अभी लंच की तरफ बढ़ रहे हैं आप। सर थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेटिव एंड लाइक नॉलेजेबल सेशन, और इतना सिंपल वे में आपने, जफरुल्लाह सर ने और आशिक सर जो रास्ते में हैं उन्होंने किया। थैंक यू सो मच सर। ये सब मेरे दोस्तों, मेरे कोऑर्डिनेटर्स और मेरे कहते हैं सबकी एक देन है, जो मुझे बांधे रखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, नजदीक देते हैं। ये कहते हैं सर करो तो हम तैयार हो जाते हैं, ये पीछे हट जाए हम भी पीछे हट जाते हैं कई बार, फिर भी हम इनको टाइम पे टाइम ये सारे डिस्ट्रिक्ट में एक से एक बढ़ गए हैं, सारे अवार्डी हैं, तो मुझे लगता है जो नहीं अवार्डी वो भी अवार्डी बनने वाले हैं।
ये सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दो बंदे तो अवार्डी हो चुके हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, तो बाकी भी उम्मीद है कि अगले साल तक और अवार्डी बन जाएंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि सारे जितने भी टीचर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं अच्छा काम कीजिए, बच्चों के हित में कीजिए, विदाउट वरिंग अबाउट अवार्ड। क्योंकि जब आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन होगी, मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी, बच्चों के लिए हमने जो काम किया वो आपका अवार्ड है, वही रिवार्ड है। तो आप परमात्मा खुद देखेगा, आपको कहीं ना कहीं शांति मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और राना सर, आप जोरी से जुड़े हैं, तो ICT के हमारे बीच में ये अवार्डी, नेशनल अवार्डी जुड़े हुए हैं, आया राना सर। तो इनको मैं थोड़ा सामने लाना चाहूँगा। राना सर, आया राना सर, आया राना सर, नहीं है। तो ये रजौरी से हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं रंजीत सर के साथ, तो ये भी इनका भी बड़ा साथ रहता है रजौरी की रंजीत जी के साथ। तो वो ICT नेशनल अवार्डी भी हैं और काफ़ी प्रोग्राम को ये अंजाम देते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी टीम अच्छा मिलके काम करेगी, इसी उम्मीद के साथ कि सब अच्छे तरीके से रहें, सेहतमंद रहें। क्योंकि आपका जो थीम है, सब थीम है, सारा हेल्थ पे डिपेंड है, सारा हेल्थ पे डिपेंड है। और सब खुशी से रहें और बच्चों को अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करवाएं और उनको हेल्दी वे रहना सिखाएं। इसी के साथ आपके अलविदा देते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you so much. Should I leave? End the meeting? Thank you, Yes, sir. sir.